नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स लाइफलाइन में आप सब लोगों का फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, पीएनबी क्लरिकल सब स्टाफ टू क्लरिकल प्रमोशन क्लासेस के रिगार्डिंग जो है लाइव क्लासेस जो है आयोजित की गई है। कल हमने 13 दिसंबर को की थी। आज हमारा 14 दिसंबर को इसका सेकंड डे है। कल हमने एनपीए टॉपिक किया था। आज हम जो है उसके आगे के टॉपिक करेंगे और ये क्लास जो है पीएनबीएस एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन सिरसा के बिहाफ पे जो है आयोजित की जा रही है। तो आज हम आइए अगला टॉपिक करते हैं। एम्प्लॉयमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम पीएमईजीपी यानी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसको लॉन्च किया गया था स्कीम को 10/10/2008 को बाई मर्जिंग आरईजीपी, यानी पहले दो स्कीम अलग अलग होती थी, आरईजीपी रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एंड पीएमआरवाई यानी प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। इन दोनों योजनाओं को मर्ज करके 10/10/2008 को एक नई स्कीम बनाई गई, दैट वाज पीएमईजीपी, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव था टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरियाज एज वेल एज अर्बन एरिया, यानी इसका मकसद था कि रूरल एरिया में और अर्बन एरिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन हो थ्रू सेटिंग अप न्यू माइक्रो इंटरप्राइजेज नई नई लगा के इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया जाए। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? पीएमईजीपी के अंदर आपको एज होनी चाहिए आपकी कितनी, 18 ईयर की। नो इनकम सीलिंग, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इस पीएमईजीपी के अंदर यहाँ पे क्या इनकम सीलिंग है, तो इसका आंसर होगा नो इनकम सीलिंग। तो यहाँ पे इसके अंदर इनकम की अगर मैं बात करूँ तो नो इनकम सीलिंग, कोई इनकम सीलिंग नहीं है इसके अंदर। और एजुकेशन की अगर हम बात करें तो वैसे इसके अंदर कोई एजुकेशन का क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशनल है। एजुकेशन की जरूरत है वहां पे ओनली इन टू केसेस, 8th पास इज नेसेसरी, यानी 8वीं पास होना चाहिए। इफ, यदि, अगर प्रोजेक्ट की कॉस्ट 10 लाख से ज्यादा है, अगर प्रोजेक्ट की कॉस्ट 10 लाख से ज्यादा है इन मैन्युफैक्चरिंग, तो 8वीं पास होना चाहिए। और प्रोजेक्ट की कॉस्ट ज्यादा है 5 लाख से इन बिजनेस और सर्विस सेक्टर, तो भी 8वीं पास होना चाहिए। अदरवाइज इसमें जो है एजुकेशन की, अगर इससे कम की, अगर मैन्युफैक्चरिंग में 10 से कम की या सर्विस सेक्टर के अंदर 5 से कम की अगर लिमिट है आपकी, तो आपको एजुकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन 8वीं पास ज़रूरी है। कई बार क्वेश्चन आया है 8th पास रिक्वायरमेंट है कब? जब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर प्रोजेक्ट कॉस्ट 10 लाख से ज़्यादा हो और बिजनेस और सर्विस सेक्टर के अंदर प्रोजेक्ट की कॉस्ट 5 लाख से ज्यादा हो, तो 8th पास मैंडेटरी है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पीएमईजी की फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसको लॉन्च किया गया था 2008 में बाय मर्जिंग टू स्कीम आरईजीपी और पीएमआरवाई। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है पीएमईजीपी का? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराना रूरल और अर्बन एरिया के अंदर। और इसकी एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, इस स्पॉन्सर स्कीम में कौन एलिजिबल है, तो वो हर पर्सन जिसकी एज अबो 18 ईयर है। सेकंड, कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं है, कोई एजुकेशन क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन एजुकेशन के साथ स्टार लगेगा, लेकिन अगर प्रोजेक्ट की कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग में 10 से ज़्यादा है और सर्विस सेक्टर के अंदर 5 लाख से ज़्यादा है, तो 8th पास होना मैंडेटरी है। अब प्रोजेक्ट कॉस्ट की हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मैक्सिमम कॉस्ट प्रोजेक्ट की हो सकती है 50 लाख। कितनी हो सकती है? 50 लाख। और बिजनेस सेक्टर के अंदर या सर्विस सेक्टर के अंदर हो सकती है 20 लाख मैक्सिमम। बस इतना ही याद करना है। मैन्युफैक्चरिंग में 50 लाख और बिजनेस या सर्विस सेक्टर के अंदर यही आता है कि सर्विस सेक्टर में कितनी, वो 20 लाख।
एक चीज और हम कर लेंगे, PMEGP इज मेंट फॉर न्यू प्रोजेक्ट, ये नए प्रोजेक्ट के लिए ही है, इसके अंदर जो है नए प्रोजेक्ट का लोन जो है दिया जाता है। उसके बाद सब्सिडी की अगर हम बात करें, सब्सिडी की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के अंदर, अर्बन के अंदर आपकी सब्सिडी मिलेगी 15%, रूरल में उसका 10% ज्यादा, 25%। स्पेशल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो अर्बन के अंदर मिलेगी 25% और रूरल में उसका 10% ज्यादा। यानी जनरल के अंदर यहाँ पे सब्सिडी कम है, लेकिन स्पेशल कैटेगरी के अंदर 10% ज्यादा मिलती है। देखिए इन दोनों का डिफरेंस 10% है, इन दोनों का भी 10% है। आप एक याद कर लीजिए, अगला अपने आप याद हो जाएगा। अर्बन के अंदर 15%, रूरल में उससे 10% ज्यादा 25%। स्पेशल कैटेगरी का अर्बन के अंदर 25%, तो रूरल में उसका 10% फालतू 35%। और इस स्पेशल कैटेगरी के अंदर कौन आएगा? SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, वुमेन, एक्स सर्विसमैन, फिजिकली हैंडीकैप्ड, NER, नॉर्थ ईस्ट रीजन और हिल एंड बॉर्डर एरिया, ट्रांसजेंडर, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, ये इसके अंदर आएंगे। ये पूछा नहीं जाता, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है। सब्सिडी जो रखी जाएगी वो विल बी कैप्ड एज इंटरेस्ट फ्री FDR फॉर 3 ईयर। सब्सिडी जो रखी जाएगी, जो दी जाएगी, वो इंटरेस्ट फ्री FDR के रूप में रखी जाएगी 3 साल के लिए। और नो इंटरेस्ट सेल बी पेड फॉर ऑन FDR, यानी इंटरेस्ट फ्री है तो इस पर कोई इंटरेस्ट पे नहीं होगा। और एक बात, नो इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन द कोरस्पोंडिंग अमाउंट, इसका मतलब है मान लीजिए ये आपको 5 लाख रुपए की सब्सिडी मिली, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। मान लीजिए 5 लाख रुपए की सब्सिडी मिली है, तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, लेकिन उतने के ही लोन के ऊपर आपको कोई चार्ज भी नहीं करना है, आपको इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं करना है उतने ही अमाउंट पे। उसके बाद बोरोवर का मार्जिन की अगर बात करें तो जर्नल का बोरोवर का मार्जिन होता है 10% इन जनरल कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरी में कम होता है, 5% होता है। कितना होता है? 5%। यहाँ पे आपका था यहाँ पे आपका सब्सिडी देखी हमने 15 और 25 और 35। बोरोवर के मार्जिन की अगर हम बात करें तो जनरल के अंदर 10% और स्पेशल के अंदर 5% का मार्जिन रहेगा। सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो नो कोलेटरल सिक्योरिटी अप टू 10 लाख। अगर आपसे पूछ ले PMEGP में सिक्योरिटी कब तक नहीं लेनी, तो नो कोलेटरल सिक्योरिटी अप टू 10 लाख, 10 लाख तक नहीं लेनी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर मैं कहूं तो ये है, ये वाला। लगभग अगर इस PMEGP में से क्वेश्चन पूछा गया है पिछले सालों के दौरान, तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है PMEGP की? तो दैट इज KVIC। KVIC की फुल फॉर्म भी पूछी गई है बहुत बार, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन। खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ये इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। EDP ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो EDP ट्रेनिंग के अंदर प्रोजेक्ट कॉस्ट अबव 5 लाख, 5 लाख से ऊपर की अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट है तो 10 दिन की EDP ट्रेनिंग होगी ऑफलाइन और 60 आवर ऑफ ऑनलाइन। प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर दो नीचे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, 2 लाख तक की कॉस्ट अगर है प्रोजेक्ट की तो EDP ट्रेनिंग इज ऑप्शनल। और अगर 2 से लेके 5 तक है तो 5 दिन की ऑफलाइन ट्रेनिंग और 30 घंटे की ऑनलाइन। अगर 5 से ऊपर का प्रोजेक्ट है तो 10 दिन की ऑफलाइन ट्रेनिंग और 60 घंटे की ऑनलाइन ट्रेनिंग, ये EDP ट्रेनिंग का रूल है। यहाँ पे अगर सेकंड असिस्टेंट अंडर PMEGP अगर आपसे पूछ ले तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछे जाने की संभावना है कि मैन्युफैक्चरिंग में लोन कितना हो जाएगा, तो वहाँ पे 1 करोड़ हो सकता है। और अपग्रेडेशन के लिए पहले वहाँ पे जितना लोन मिला था यहाँ पे हो जाएगा 1 करोड़। और सर्विस सेक्टर के अंदर ये हो जाएगा 25 लाख। ज़्यादातर क्वेश्चन ये इस पूछने की संभावना है। उसके बाद आइए नेक्स्ट चलते हैं, दीन दयाल अंत्योदय योजना। दीन दयाल अंत्योदय योजना, DNRL इसको हम बोलते हैं, दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ये लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बाय रिप्लेसिंग, पहले वो SGSY स्कीम होती थी, तो विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/23 से जो है इसका नाम रख दिया गया था NRLM, और अब इसको कहते हैं DNRLM।
इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था रिडक्शन ऑफ पोवर्टी इन रूरल एरिया। कि रूरल एरिया के अंदर पोवर्टी का क्या करना है? रिडक्शन करना है। ओनली वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप विल बी फाइनेंस। इसके अंदर क्या होता है? सिर्फ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को ही फाइनेंस किया जाता है, बट मेल और डिसेबल, एल्डर, ट्रांसजेंडर भी इसके मेंबर बन सकते हैं। बट मेल विद डिसेबिलिटी, अगर कोई मेल डिसेबल है, एल्डर है, ट्रांसजेंडर है, कैन बी इसका इसका मेंबर बन सकता है। नंबर ऑफ मेंबर की अगर हम बात करें तो डे NRLM के अंदर मेंबर हो सकते हैं 10 से लेके 20। अभी अभी PNB के अंदर स्केल 3 से 4 का जो एग्जाम था उसमें डे NRLM के ऊपर 5 केस स्टडी, एक केस स्टडी पूछी गई थी जिसके ऊपर बेस 5 क्वेश्चन थे। मैं आपको ये पढ़ाते पढ़ाते बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन उसके अंदर पूछे गए थे। तो यहाँ पे क्या देखा हमने? NRLM के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इसको लॉन्च किया है और रिप्लेस किया है SGSY स्कीम को। और इसका मकसद क्या है? पोवर्टी घटाना इन रूरल एरियाज के अंदर। और इसमें नंबर ऑफ मेंबर कितने होते हैं? 10 से लेके 20। बट इन डिफिकल्ट एरियाज, लेकिन अगर कोई डिफिकल्ट एरिया है तो ग्रुप विद डिसेबल पर्सन एंड इन रिमोट ट्राइब के अंदर जो है क्या आपको छूट है? 5 से लेके 20 तक के जो है सदस्य इसके अंदर हो सकते हैं। यानी वहां पे ये कहता है कि डिफिकल्ट एरियाज हैं तो हो सकता है आपको ज्यादा बंदे ना मिले, इसके लिए उसकी संख्या घटा दी उसने, 5 से लेके 20 तक हो सकते हैं। यही क्वेश्चन पूछा गया था, डिफिकल्ट एरियाज के अंदर NRLM के अंदर कितने सदस्य हो सकते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन सेकंड ये था, रिवॉल्विंग फंड जो है वो कितने अमाउंट का दिया जा सकता है? रिवॉल्विंग फंड, गवर्नमेंट प्रोवाइड रिवॉल्विंग फंड, कॉर्पस ऑफ रिवॉल्विंग फंड पूछा गया था। कॉर्पस ऑफ रिवॉल्विंग फंड ये हो सकता है मिनिमम 20,000 और मैक्सिमम हो सकता है 30,000 पर सेल्फ हेल्प ग्रुप। पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन था कॉर्पस ऑफ रिवॉल्विंग फंड कितना है? तो वो होता है मिनिमम 20,000 से मैक्सिमम 30,000 पर सेल्फ हेल्प ग्रुप। अगला, कंडीशन ऑफ रिवॉल्विंग फंड, किसको किस कंडीशन में रिवॉल्विंग फंड जो है इस ग्रुप को मिलेगा? सेल्फ हेल्प ग्रुप इन एग्जिस्टेंस फ्रॉम 3 to 6 मंथ। यानी अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप 3 से 6 महीने के अंदर का एग्जिस्टेंस जिसका है उसको ये मिलेगा रिवॉल्विंग फंड। फॉलोइंग पंचसूत्रा, लेकिन कंडीशन क्या है? वो पंचसूत्र पालन करता हो। वो 5 सूत्र क्या है अगर हम देखेंगे कि यानी वो कोई भी सेल्फ हेल्प ग्रुप जो 3 से 6 महीने से ऑपरेशनल है और इन 5 सूत्रों को पालन करता हो उसको हम रिवॉल्विंग फंड दे देंगे। 5 सूत्र क्या है? रेगुलर सेविंग, इंटरनल लैंडिंग, यानी वो रेगुलर सेविंग करता हो, इंटरनल लैंडिंग यानी ग्रुप के अंदर लैंडिंग कर रहे हो, रेगुलर उनकी मीटिंग हो रही हो, रेगुलर रिकवरीज हो रही हो, मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, और वो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन कर रहे हो, उसको वो अगर वो कर रहा है तो ये पंचसूत्र होते हैं। अभी क्वेश्चन तीसरा यही था, तीसरा क्वेश्चन यही पूछा गया था, इनमें से कौन सा पंचसूत्र नहीं है? एक ऑप्शन बदल दिया गया था, इंटरनल लैंडिंग की जगह आउटवर्ड लैंडिंग किया गया था। ये इंटरनल लैंडिंग होती है यानी ग्रुप के अंदर जो है वही लैंडिंग आपको करनी है इसके अंदर, ग्रुप के अंदर, लेकिन उसमें क्या था? आउटवर्ड, आउट ऑफ ग्रुप लैंडिंग करनी है, ऐसा कुछ करके आया हुआ था इन 5 में से। तो वही उसका आंसर गलत था। उसमें पूछा था कौन सा पंचसूत्र नहीं है। उसके बाद सब्सिडी, नो कैपिटल सब्सिडी अंडर दिस स्कीम, इस स्कीम के अंदर कोई कैपिटल सब्सिडी नहीं मिलती। बैंक फाइनेंस की अगर बात करें, आफ्टर 6 मंथ ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द ग्रुप अकाउंट ऑब्जर्व 5 रूल, जिस जो 5 रूल ये मतलब पंचसूत्र का पालन कर रहा है, लोन टू बी गिवन इन 4 डोजेज, 4 डोजेज के अंदर लोन दिया जाएगा अंडर डिपेंडिंग अपॉन द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड प्रोग्रेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। फर्स्ट डोज मिलेगी, कितनी मिलेगी? फर्स्ट डोज जो मिलेगी उसको, वो 6 टाइम ऑफ ग्रुप सेविंग, यानी जितनी उसकी कॉर्पस है, यहाँ पे जितना कॉर्पस है उसका 6 टाइम, और मिनिमम 1,50,000 और मिनिमम 1.5 लाख रुपए, विच और इज हायर। इसका मतलब ये हुआ अगर कॉर्पस कम भी बनता है तो उसको मिनिमम 1.5 लाख रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, या तो 1.5 लाख रुपए हायर हो या ये, तो इनमें से मिनिमम 1.5 लाख तो यहाँ पे उसको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसका रिपेमेंट पीरियड होता है 24 से 36 मंथ।
सेकंड डोज की अगर बात करें, कई बार पूछा गया है कि सेकंड डोज का अमाउंट क्या होगा, तो वो होगा 8 टाइम ऑफ कॉर्पस। वहां पे था 6 टाइम ऑफ कॉर्पस, ये था 8 टाइम ऑफ कॉर्पस, और मिनिमम 3 लाख, मिनिमम 3 लाख विच एवर इज हायर। और उसका रीपेमेंट पीरियड पहले का 24 से 36 महीने था, इसका 36 से लेके 48 महीने इसका रीपेमेंट पीरियड है। थर्ड डोज की अगर बात करें तो मिनिमम 6 लाख, थर्ड डोज की बात करें तो मिनिमम 6 लाख, और इसका रीपेमेंट पीरियड होगा 48 से लेके 60 महीने। फोर्थ डोज की मैं बात करूं तो इसका जो है आपका कॉर्पस कितना होगा, कितना लोन मिलेगा, अबोव 6 लाख, 6 लाख से ज्यादा, और रीपेमेंट पीरियड रहेगा 60 टू 84 मंथ। सिक्योरिटी और मार्जिन की मैं बात करूं तो नील फॉर लोन अप टू 10 लाख, 10 लाख तक नील है। नो लियन शुड बी मार्क्ड अगेंस्ट सेविंग बैंक अकाउंट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। लेकिन लेकिन इसमें ये बात अधूरी है, यहाँ पे ये बात यहाँ पे अधूरी है। सिक्योरिटी एंड मार्जिन की मैं बात करूं पीएमईजीपी में तो 10 लाख रुपए है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन अलग है। इसको सिक्योरिटी और मार्जिन 10 लाख तक कुछ नहीं लेना, लेकिन अगर ये 10 लाख से 20 लाख तक का है, अगर इसमें लोन है 10 लाख से ज्यादा और 20 लाख तक, तो नो कोलेटरल सिक्योरिटी शुड बी चार्ज एंड नो लियन शुड बी मार्क्ड अगेंस्ट सेविंग बैंक अकाउंट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। However, the entire loan would be eligible for coverage under CGFMU, यानी इसमें CGFMU गारंटी देगा 20 लाख तक। इसलिए फॉर लोन अबाउट 10 to 20 लाख मैक्सिमम मार्जिन कैन बी 10% ऑफ लोन अमाउंट एक्सीडिंग 10 लाख। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि NRLM के अंदर आप बताइए कहाँ तक सिक्योरिटी नहीं लेनी, तो 20 लाख तक नहीं लेनी, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको CGFMU की गारंटी मिलती है 10 लाख से ऊपर और 20 लाख तक। उसके बाद क्रेडिट फैसिलिटी टू इंडिविजुअल सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट फैसिलिटी टू इंडिविजुअल सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर को कितनी क्रेडिट फैसिलिटी मिलती है? 10 लाख लोन, 10 लाख रुपए का लोन टू इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द मेच्योर्ड वेल परफॉर्मिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कोई ग्रुप जो 2 साल से पुराना हो, उसको मेच्योर और वेल परफॉर्मिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप माना जाएगा। उसको क्या मिलेगा? 10 लाख का लोन मिलेगा इंडिविजुअल मेंबर ऑफ मेच्योर और वेल परफॉर्मिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर को। एंड assessed at least one dose of and यानी जो वेल परफॉर्मिंग होगा और एसेस किया हुआ है एटलीस्ट 1 डोज ऑफ बैंक लोन विद टाइमली रिपेमेंट, यानी जिसने एक डोज जो है टाइमली रिपेमेंट कर दी हो, हु आर रनिंग वायबल इकोनॉमिक इंटरप्राइजेज, उनको ये 10 लाख रुपए का लोन मिलेगा। यानी यहाँ पे 2-3 कंडीशन लग गई। 10 लाख का किसी को मिलेगा? ऐसे इंडिविजुअल, सभी इंडिविजुअल मेंबर को, मैच्योर ग्रुप हो, वो वेल परफॉर्मिंग ग्रुप हो। मैच्योर और वेल परफॉर्मिंग के बारे में बता दिया, जो 2 साल से पुराना हो और उसने कम से कम एक डोज जो है बैंक की टाइमली भर दी हो, और जो एक वाइबल इकोनॉमिक इंटरप्राइजेज रन कर रहे हो। दूसरी बात, 1 लाख मुद्रा लोन, 1 लाख रुपए मुद्रा लोन होगा टू वन मेंबर पर सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये 10 लाख रुपए का तो इंडिविजुअल मेंबर ऑफ मैच्योर ग्रुप था, और 1 लाख मुद्रा लोन मिलेगा वन वन वुमेन, वन वुमेन पर सेल्फ हेल्प ग्रुप, पर सेल्फ हेल्प ग्रुप में एक महिला को मिलेगा मुद्रा लोन अंडर डे NRLM के अंदर। उसके बाद 5,000 रुपये मिलेगी ओडी, 5,000 रुपये की ओडी मिलेगी टू एवरी वुमेन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, हर एक वुमेन को जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की हैविंग PMJDY अकाउंट, जिसके पास भी PMJDY अकाउंट है उसको 5,000 रुपये की ओडी मिलेगी। तीनों कंडीशन यहाँ पे आपको बता दी है कि इंडिविजुअल हेल्प सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर को क्या क्या मिलेगा। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन की। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन की। अवेलेबल टू ऑल सेल्फ हेल्प ग्रुप लोन, ये सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोन को के अंदर अवेलेबल है। सेल्फ हेल्प ग्रुप टू गेट फाइनेंस एट 7%, इसको 7% पे जो है फाइनेंस पैसा मिलेगा फॉर लोन अप टू 3 लाख, 3 लाख रुपए तक का लोन जो है 7% पे मिलेगा। फॉर आउटस्टैंडिंग क्रेडिट अप टू 3 लाख, 3 लाख तक का जो लोन होगा आउटस्टैंडिंग, बैंक विल सबवेंशन एट 4.5% पर एनम ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जो है ये कंडीशन थी। नोडल बैंक जो 24-25 में था वो इंडियन बैंक था, और बैंक मस्ट सबमिट इंटरेस्ट सबवेंशन क्लेम सर्टिफाई क्वार्टरली टू नोडल बैंक, जमा करवाना है।
आपको ये क्वेश्चन आया हुआ था अगला, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उसको फाइनेंस कितने रेट पे मिलेगा, तो वो उसको मिलेगा 7% पे 3 लाख तक का। उसके बाद रिजर्वेशन टारगेट, जो पीएमईजीपी में लोन मिलेगा, सॉरी एनआरएलएम के अंदर जो लोन मिलेगा उसके अंदर रिजर्वेशन का टारगेट भी है, यानी जो लोन मिलेगा उसका 50% बेनिफिशियरी होना चाहिए एससी एसटी को, 15% माइनॉरिटीज को और 3% 2% विद डिसेबिलिटी को जो है ये मिलेगा। इसके अंदर ये टारगेट है। Purpose of loan. Purpose of loan. It is advised that at least 50% of loan above 1 लाख, ये आपका जो है आपके एग्जाम के अंदर आने की संभावना नहीं है, ये अपर लेवल का क्वेश्चन है। अगली बात, डे एनयूएलएम जो है स्कीम अभी डिसकंटिन्यू कर दी गई है, तो इसको पढ़ने की भी जरूरत यहाँ पे मुझे नहीं लगती। डे एनयूएलएम, आपको अगर ये कंफ्यूजन हो जाए कौन सी स्कीम डिसकंटिन्यू हो गई है, तो यू अर्बन वाली जो है डिसकंटिन्यू हो गई है। उसके बाद लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड की हम बात करें तो एग्जिस्टिंग कस्टमर विद सेटिस्फैक्ट्री ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 3 साल का जिसका सेटिस्फैक्ट्री रिकॉर्ड होगा वो इस कार्ड के लिए एलिजिबल है। मैक्सिमम लोन उसमें मिल सकता है 10 लाख रुपए तक का। किसको मिल सकता है? लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड स्मॉल बिजनेस वालों को, रिटेल ट्रेडर्स को, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को। वैलिडिटी जो होती है वो लघु उद्यमी कार्ड की 3 साल होती है। और अगर इसकी हम मैं बात करूं तो आर्टिसंस, बिजनेसमैन, ट्रेडर, स्मॉल एंटरप्रेन्योर होते हैं उसको 20% ऑफ एनुअल टर्नओवर डिक्लेयर फॉर टैक्स पर्पसेज मिल सकता है। और यहाँ पे जो प्रोफेशनल है उसको 50% ऑफ ग्रोस एनुअल फीस, और सेल्फ एम्प्लॉयड को मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का जो है उद्यमी लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप की अगर हम बात करें तो इसके मेंबर की संख्या हो सकती है 4 से लेके 10। मैक्सिमम फाइनेंस पर मेंबर हो सकता है 1 लाख रुपए। यह मैक्सिमम फाइनेंस पर मेंबर, पर मेंबर को तो 1 लाख मिल सकता है। और लेकिन पूरे ग्रुप को कितना मिल सकता है? ग्रुप एज ए होल मिल सकता है मैक्सिमम 10 लाख रुपए। ऑब्जेक्टिव है रेजिंग क्रेडिट फ्रॉम द बैंक, इसका मकसद होता है बैंक से उधार लेना। सेल्फ हेल्प ग्रुप की हम बात करते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप की हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव। इस सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है उसका ऑब्जेक्टिव होता है म्यूचुअल हेल्प और म्यूचुअल कोऑपरेशन। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है? अपने जो मेंबर होते हैं उनकी म्यूचुअल हेल्प करने के लिए बना है, कोऑपरेशन करने के लिए बना है। और उसका मकसद है डेवलपिंग सेविंग हैबिट। ये जो ग्रुप बनाए जाते हैं इसका मीनिंग ये है कि ज्यादा से ज्यादा ग्रुप के मेंबर के अंदर सेविंग की हैबिट जो है उत्पन्न की जाए। उसका कोई ऑब्जेक्टिव, कई बार ये पूछा जाता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है टू मेक सुपर प्रॉफिट, कि कोई प्रॉफिट बनाना उसका कोई मकसद नहीं है। उसका मकसद क्या है? सेविंग की हैबिट को विकसित करना और म्यूचुअल हेल्प करना। टू रेज लोन फ्रॉम द बैंक, ये उनका कोई मकसद नहीं होता है। ठीक है। और उसके मेंबर की अगर मैं संख्या की बात करूं तो डे एनआरएलएम की तरह है, यहाँ पे भी 10 से 20 मेंबर होते हैं। और डिफिकल्ट एरिया जो डिसेबल पर्सन का ग्रुप हो तो वहां पे उसकी संख्या हो सकती है 5 से लेके 20। याद रखना 20 तो सेम रहता है और 10 की जगह 5 हो जाएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यहाँ पे मैं आपसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है सीधा उसी की मैं बात करूंगा। एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी अगर आपसे पूछ ले तो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया एंड सम प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी लाइक आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, जनरल इंश्योरेंस कंपनी एंड अदर्स। उसके बाद उसके बाद वॉलेंट्री की अगर बात करें तो फॉर ऑल फार्मर फ्रॉम खरीफ 2020 से सभी के लिए वॉलेंट्री है। रिस्क नोट कवर्ड, इसमें कौन से रिस्क कवर नहीं होते ये कई बार पूछा जाता है। वॉर का रिस्क कवर नहीं होता इसके अंदर, फसल बीमा के अंदर। न्यूक्लियर का रिस्क कवर नहीं होता, राइट्स का कवर नहीं होता, थेफ्ट्स का कवर नहीं होता। ये जो है रिस्क इसके अंदर कवर नहीं होते हैं। वॉर, न्यूक्लियर रिस्क, राइट्स और राइट्स मतलब दंगे और थेफ्ट, ये वाला इसके अंदर कवर नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है आपके एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो वो पूछा जा सकता है ये प्रीमियम के रेट। खरीफ का जो होता है वो होता है 2% ऑफ सम इंश्योर्ड, रबी का होता है 1.5% ऑफ सम इंश्योर्ड, और एनुअल क्रॉप का होता है 5% ऑफ सम इंश्योर्ड।
यहाँ पे खरीफ के अंदर 2%, रबी के अंदर 1.5% और एनुअल या कमर्शियल हॉर्टिकल्चर के अंदर 5% ऑफ सम इंश्योर्ड जो है हो सकता है। उसके बाद फार्मर कैटेगरी, ये मैं आपको एक और जगह भी पढ़ाऊंगा और यहाँ भी बता देता हूँ। ये मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है कि मार्जिनल फार्मर कौन होता है। ऐसा फार्मर जिसकी लैंड होल्डिंग लेस देन 1 हेक्टेयर हो उसको बोलते हैं मार्जिनल फार्मर। और स्मॉल फार्मर की अगर मैं बात करूं तो लैंड होल्डिंग मोर देन 1 हेक्टेयर अप टू 2 हेक्टेयर मार्जिनल फार्मर की लैंड होल्डिंग होती है लेस देन इक्वल टू 1 हेक्टेयर। और स्मॉल फार्मर की लैंड होल्डिंग होती है मोर देन 1 हेक्टेयर अप टू 2 हेक्टेयर। और उसके बाद रिस्क कवर इसके अंदर होते हैं नेचुरल क्लैमिटी का रिस्क, प्रिवेंटेड सोविंग का रिस्क, क्रॉप लॉस का रिस्क, पोस्ट हार्वेस्ट लोन यानी लॉस यानी जैसे फसल काट ली उसके बाद का लॉस भी जो इसके अंदर कवर होता है। उसके बाद अभी ये कुछ नए चेंजेस किए गए हैं नवंबर 2025 के अंदर। न्यू कवरेज एडेड, नए कवरेज कौन से ऐड हुए हैं? क्रॉप लॉस ड्यू टू वाइल्ड एनिमल अटैक, अगर कोई जंगली जानवर अटैक कर देता है वो भी इसके अंदर कवर होगा। इज इंक्लूडेड इन फिफ्थ एड ऑन कवर अंडर लोकलाइज रिस्क, इसके अंदर मतलब एक एडिशनल रिस्क ऐड कर दिया गया है, वाइल्ड एनिमल का अटैक है वो उसमें ऐड कर दिया गया है। री इंट्रोड्यूस प्रोटेक्शन, पेडी इंड्यूशन रिस्टोर्ड ऑन लोकलाइज क्लैमिटी कवर, पेडी के अंदर अगर पानी वगैरह भर जाता है वो भी इसके अंदर जो रिस्टोर हो गया है, पहले एक बार बंद कर दिया गया था 2018 के अंदर। स्टेट लेवल आइडेंटिफिकेशन जो है, स्टेट लेवल आइडेंटिफाई करेगा कि वाइल्ड एनिमल कौन है, इनमें किस किस को माना जाएगा। मैंडेटरी रिपोर्टिंग की अगर बात करें तो फार्मर मस्ट रिपोर्ट लॉस, फार्मर जो है को रिपोर्ट लॉस करना है विद इन 72 आवर्स ऑफ क्रॉप इन ऐप विद जियो टैगिंग, मतलब क्रॉप इंश्योरेंस को के बारे में को जियो टैगिंग के थ्रू जो है 72 घंटे के अंदर उसका लॉस होने के 72 घंटे के अंदर उसको इन्फॉर्म करना है। इस तरीके से हमने जो फसल बीमा योजना के अंदर हमने देखा कि ज़्यादातर इम्पोर्टेंट यहाँ पे प्रीमियम का है, खरीफ का 2%, रबी का 1.5% और एनुअल और हॉर्टिकल्चर का 5% है। फार्मर की अगर कैटेगरी की मैं बात करूँ तो मार्जिनल लेस देन इक्वल टू 1 हेक्टेयर वाले होते हैं और स्मॉल होते हैं एक से ज़्यादा और अप टू 2 हेक्टेयर वाले। देखिए स्मॉल है इसमें मार या ऐसे खा जाते हैं हम कि ऐसा लगता है स्मॉल तो छोटा होगा तो लेस देन 1 हेक्टेयर होगा, ये देखिए ये अपोजिट है, स्मॉल वाला 1 से 2 और मार्जिनल वाला लेस देन 1, ये इसके अंदर होता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो वाइल्ड एनिमल वाला नया ऐड हुआ है, हो सकता है ये यहाँ पे ये आगे किसी भी एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। मैंडेटरी रिपोर्टिंग जो है 72 घंटे के अंदर करनी है उसको लॉस के बाद। ये अब हम पढ़ लेते हैं सीजीटी एमएससी। सीजीटी एमएससी काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है, मोटा मोटी कराएंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है वही मैं करवाऊंगा, ज्यादा हायर लेवल के क्वेश्चन आप लोगों को मैं नहीं करवाऊंगा। सीजीटी एमएससी इज जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सिडबी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सिडबी का जॉइंट इनिशिएटिव है और ऑपरेशनल है सीजीटी एमएससी 1 अगस्त 2000 से 1 अगस्त 2000 से जो है ये ऑपरेशनल है। सीजीटीएमएससी की फुल फॉर्म देख लेते हैं, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। सीजीटीएमएससी की फुल फॉर्म है क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि कितने तक के सीजीटीएमएससी के अंदर कवरेज कितना मिलता है तो एलिजिबल ऑफ लिमिट्स अप टू 10 करोड़, अभी जो है लिमिट इसकी बढ़ा के कर दी गई है 10 करोड़ तक के जो है इसका कवरेज बढ़ गया है। किसके लिए? पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए, प्राइवेट बैंक के लिए, फॉरेन बैंक और एफआईज के अंदर 10 करोड़ की हो गई है। लेकिन अगर मैं स्मॉल फाइनेंस बैंक आरआरबी इनकी बात करूं तो इनकी लिमिट है इसके अंदर सीजीटीएमएससी में 2 करोड़ तक का कवर होगा। और माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करूं तो 50 लाख तक का इसके अंदर कवरेज होगा। सीजीटी टेन्योर ऑफ गारंटी, टेन्योर गारंटी कवरेज जो है कब तक वैलिड होगा? फुल टर्म लोन टेन्योर, टर्म लोन के फुल टेन्योर के लिए वैलिड होगा और 5 ईयर ऑफ वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल के अंदर 5 साल या फिर इसके क्लोजर तक जो है वैलिड होगा, विच एवर इज अर्लियर।
क्रेडिट फैसिलिटी नॉट इलिजिबल, कहाँ पे जो है सीजीटीएमएससी की गारंटी इलिजिबल नहीं होगी, नहीं मिलेगी? लोन कवर अंडर डीआईसीजीसी और आरबीआई ने जहाँ गारंटी दे रखी है वहां सीजीटीएमएससी नहीं मिलेगी, उसका कवरेज नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे गारंटी मिल रही है तो सीजीटीएमएससी की जरूरत ही नहीं है। और लोन ऑलरेडी कवर्ड अंडर एनसीजीटीसी के अंदर कवर होते हैं वहां नहीं मिलेगी। लोन वायलेटिंग एनी लॉ और आरबीआई और गवर्नमेंट की डायरेक्शन जो लोन वायलेशन कर रहा होगा वहां सीजीटीएमएससी गारंटी नहीं मिलेगी, क्योंकि सरकार कभी नहीं चाहेगी कि उसकी वायलेशन कर रहा है उसको सीजीटीएमएससी गारंटी दे वो। बरोबर विद पेंडिंग सीजीटीएमएससी अदर गारंटी ड्यूज आफ्टर इन्वोकेशन, अगर कोई उसका जो है गारंटी के ड्यूज ही पेंडिंग है अभी तक तो भी नहीं मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से जो है एक्सेप्शन अनसिक्योर्ड पोर्शन ऑफ हाइब्रिड मॉडल अप टू 10 करोड़, अगर कोई ऐसा हाइब्रिड मॉडल है, हाइब्रिड मॉडल वो होता है जिसमें कुछ पार्ट की जो है आपको सिक्योरिटी दे दी जाती है और कुछ पार्ट के अंदर सीजीटीएमएससी की गारंटी दे दी जाती है, यानी लोन विदाउट प्राइमरी सिक्योरिटी अनलेस परमिटेड। अब हम देखेंगे, देखिए जब भी कोई इसके अंदर सीजीटीएमएससी का जो कवरेज है, सीजीटीएमएससी का जो कवरेज है उसके अंदर रिस्क प्रीमियम और डिस्काउंटिंग सिस्टम होता है। रिस्क प्रीमियम और डिस्काउंटिंग सिस्टम होता क्या है, एक सीजीटीएमएससी का एक स्टैंडर्ड रेट है, सीजीटीएमएससी का एक स्टैंडर्ड रेट है कि इस रेट पे आपको जो है फीस लगेगी आपकी। लेकिन उसको सीजीटीएमएससी किसी बैंक के डाटा के ऊपर, यानी अगर कोई बैंक बहुत ज्यादा एनपीए काउंट कर रहा है तो वो उसको प्रीमियम उसके रिस्क प्रीमियम चार्ज करेगा, यानी उससे ज्यादा प्रीमियम चार्ज करेगा। अगर उनको लगता है कि कोई बैंक जो है बहुत अच्छे रूल फॉलो कर रहा है और उनका जो है एनपीए का रेट बहुत कम है तो वो उसको डिस्काउंट देता है। तो ये सारी चीजें स्टैंडर्ड रेट पे वो फीस जो होती है वो डिस्काउंट पे भी मिल सकती है और प्रीमियम पे भी मिल सकती है। और ये प्रीमियम और डिस्काउंट किस चीज पे बेसिस रहेगा, एनपीए का, उसका बैंक का एनपीए परसेंटेज, क्लेम रेट क्या है उसका, क्विक मोर्टिलिटी रेशियो यानी कितने जल्दी उसके लोन खराब होते हैं, नेट फ्लोज कितने हैं। और गुड परफॉर्मिंग बैंक जो है उनको तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा ऑन स्टैंडर्ड रेट, और जो हायर रिस्क के बैंक हैं उनको प्रीमियम पे और ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा, अप टू 70% ऑफ प्रीमियम एडिड हो सकता है उसके अंदर। ईच बैंक रिसीव इट्स प्रीमियम और डिस्काउंट नोटिस, हर एक बैंक को जो है अपना पता होता है कि मेरे को कितना डिस्काउंट या प्रीमियम मिल रहा है, वो उसकी सीजीटीएमएससी पोर्टल के ऊपर अपनी रिपोर्ट वो चेक कर सकता है। स्पेशल रिलैक्सेशन और कंसेशन दिया गया है किसको, स्पेशल कैटेगरी को, ज्योग्राफिकल कैटेगरी को, और एमएससी स्टेटस जिसका है उनको कुछ स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा, वो आगे जाके हम देखेंगे क्या मिलेगा। देखिए बेसिस ऑफ एजीएफ एनुअल गारंटी फीस का कैलकुलेशन कैसे होगा, एनुअल गारंटी फीस मस्ट बी पेड विद इन 30 डे ऑफ फर्स्ट डिस्बर्समेंट, इसको या तो 30 डेज के अंदर पे करना है फर्स्ट डिस्बर्समेंट के अंदर, या फिर फीस डिमांड एडवाइस, या फिर उसकी डिमांड जब आई है तब आपको पे करना है। एनुअल गारंटी फीस कब पे करनी है, फर्स्ट डिस्बर्समेंट के 30 दिन के अंदर, या भी आपकी फीस डिमांड की एडवाइस जब आई है जो पहले होगा, विच एवर इज लेटर, सॉरी, जो बाद में होगा तब आपको एनुअल गारंटी फीस पे करनी है। आउटस्टैंडिंग कब कब कंसीडर माना जाएगा, टर्म लोन का आउटस्टैंडिंग कंसीडर माना जाएगा 31 दिसंबर ईच ईयर, हर एक साल 31 दिसंबर का बैलेंस माना जाएगा। और वर्किंग कैपिटल का प्रेजेंट और बैंक एस्टिमेट देगा कि उसका कितना माना जाएगा आउटस्टैंडिंग। ये हम फीस की बात कर लेते हैं, कवरेज की बात कर लेते हैं। गारंटी कवरेज 1 अप्रैल 2025 से, अगर आप पुराना कहीं आप पढ़ रहे हैं तो अपने आप को रिवाइज कर लीजिए, अपने आप को अपडेट कर लीजिए। 1 अप्रैल 2025 से गारंटी कवरेज बदल गए हैं। जैसा कि आपको अभी मैंने बताया था, इसका कवरेज 10 करोड़ तक हो गया है। बैंकों का कवरेज कितना हो गया है, 10 करोड़ तक का जो है हो गया है। तो इसके अंदर जो है अलग अलग हम देखेंगे। अगर माइक्रो इंटरप्राइजेज है, अगर माइक्रो इंटरप्राइजेज है तो 5 लाख तक के लोन के ऊपर गारंटी कवरेज मिलेगा 85%। कितना मिलेगा, 85%, 85%। और 5 से 50 लाख तक का है तो देखिए या 5 लाख तक 85%, और 5 से ऊपर 75%, 5 से ऊपर 75%।
एमएससी इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर, J&K के अंदर, लद्दाख के अंदर है, तो उसका 50 लाख तक 80% का कवरेज रहेगा और 50 लाख से ऊपर रहेगा 75% का। आगे बहुत इजी है। वुमेन है, अगर अग्निवीर है, एमएससी है, तो उनका गारंटी कवरेज ज्यादा रहेगा 90%। सबसे ज्यादा यही होता है, अग्निवीर और वुमेन को सबसे ज्यादा गारंटी कवरेज मिलता है कितना, 90%। SC ST PWD ZDD ट्रांसजेंडर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, तो उन सबको 10 करोड़ तक का जो कवरेज मिलेगा 85% का, 85% का। अदर MSC अगर है तो उसके अंदर मिलेगा 75% तक का कवरेज, इसके अंदर मिलेगा 75% तक का। तो यहाँ पे हमने माइक्रो के अंदर देखा 85% 5 लाख तक, और 5 से 50 तक 70, 5 से आगे 10 करोड़ तक 75%। MSC और जम्मू कश्मीर और लद्दाख की मैं बात करूँ तो 80% 50 लाख तक, उसके बाद 75%। वुमेन अग्निवीर के अंदर सबसे ज्यादा 90%। इसके अंदर ये अलग ही याद रह जाएगा आपको, ज्यादातर पूछा भी जाता है कि वुमेन और अग्निवीर, क्योंकि नए आए हैं यहाँ पे अग्निवीर, तो इस कैटेगरी के अंदर सबसे ज्यादा रहता है 90%। SC ST PWD ट्रांसजेंडर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर 85% रहता है, और अदर MSC के अंदर 75%। आइडेंटिफाई क्रेडिट डेफिशिएट डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है स्पेशल बेनिफिट मिलेगा, एडिशनल बेनिफिट ICDD। ये आपका लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ये ऑफिसर के अंदर पूछा जाएगा। रिवाइवल ऑफ क्लोजर की भी आप लोगों से पूछने की बहुत कम संभावनाएं हैं आपके लिए, तो सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। इनमें से वो माइक्रो के अंदर कोई पूछ लेगा, या फिर वुमेन के लिए आपको कितना गारंटी कवरेज है 1/4/25 से, यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर कवरेज मैक्सिमम कितना होता है वो आपको पता ही है, 10 करोड़ तक का कवरेज जो है बैंकों के लिए कर दिया गया है। 3 कैटेगरी थी वहां पे अलग अलग। आइए अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, और देखते हैं कि आप लोगों को जो है कितना समझ आया है ये। आइए ये क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। देखिए, जितना आप क्वेश्चन के अंदर इन्वॉल्व होंगे, उतना ही ज़्यादा संभावनाएं आपका एग्जाम क्लियर करने की बन जाती है। ठीक है, कुछ लोग आंसर करने से कतराते हैं कि आंसर गलत हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ गलत हो जाएगा तो ही वहां ज्यादा सही होने की संभावना होगी। तो चाहिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट अंडर PMEGP मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर? PMEGP के अंदर कितने का मैक्सिमम लोन दिया जा सकता है? सभी लोग आंसर करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग PMEGP के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी हो सकती है? जल्दी से आंसर कीजिए। बिल्कुल सही जवाब, और इसका राइट आंसर है बी, 50 लाख रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर PMEGP व्हाट इज द सब्सिडी परसेंटेज फॉर रूरल स्पेशल कैटेगरी बेनिफिशियरी? यानी रूरल हो और स्पेशल कैटेगरी का बेनिफिशियरी हो, उसमें आपको सब्सिडी कितनी मिलेगी ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर कीजिएगा, सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा। तो 21 क्वेश्चन का राइट आंसर इज 35%। 35%। For loan project above 5 lakh under PMEGP, what is mandatory EDP training duration? ऑफलाइन के अंदर उसकी EDP की ट्रेनिंग कितने दिन की होगी? यहाँ पे 3 कैटेगरी मैंने आपको वहां पे बताई थी, अप टू 2 लाख, 2 से 5 और 5 से अबो। तो आपको बतानी है उसके अंदर ऑफलाइन ट्रेनिंग की ड्यूरेशन क्या होगी। सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करें, ताकि हम आगे के सवाल और भी कर पाए। और 22 क्वेश्चन का आंसर इज बी, 10 days। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर डे NRLM व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर मेंबर इन द नॉर्मल सेल्फ हेल्प ग्रुप? मैंने वहां पे बताया था, एग्जाम में पूछा गया था डिफिकल्ट एरियाज के अंदर नंबर ऑफ मेंबर बताओ। मैंने आपसे पूछे हैं नॉर्मल सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर कितने मेंबर मिनिमम या मैक्सिमम हो सकते हैं?
ये क्वेश्चन सभी का सही होना चाहिए, ये क्वेश्चन सभी का ही सही होना चाहिए क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर इज बी 10 से 20। देखिए जब अगर डिफिकल्ट एरियाज की अगर बात करें तो 5 to 20 हो जाता है। Under day NRLM, what is the interest rate charged to self-help group for loan up to 3 लाख तक जो है क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा? शायद मैंने आपको आंसर बता ही दिया है क्वेश्चन के अंदर ही। इंटरेस्ट क्या चार्ज किया जाएगा 3 लाख तक के लोन पे, ये आपको बताना है। सभी लोगों ने पार्टिसिपेट करना है। देखिए तभी क्लास का फायदा होता है और हमें भी क्लास जो है पढ़ाने में तभी मजा आता है जब सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हों। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 24 का राइट आंसर डी 7% पे जो है ये लोन मिलता है 3% का। नेक्स्ट, अंडर CGTMSC what is the maximum loan limit eligibility of collateral free guarantee for MSc in PSB प्राइवेट सेक्टर बैंक और सिलेक्टेड FIs के अंदर इसका मैक्सिमम लोन मतलब कवरेज कितना है? CGTMSC का कोलेटरल फ्री गारंटी कितने तक की मिलती है? आपको बताना है। एक ये नई की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, 1 अप्रैल 25 से कितनी गारंटी बढ़ा दी गई है? तो इसका राइट आंसर बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अभी इसका सभी ने आंसर सही दिया है। 10 करोड़ की लिमिट जो है इसकी अभी हो गई है। अंडर CGTMSC what is the guarantee coverage for women and Agniveer MSc with loan of 60 lakh? विद लोन ऑफ 60 लाख, 60 लाख तक के लोन की अगर वुमेन और अग्निवीर की गारंटी कवरेज कितनी है ये आपको बतानी है। यहाँ पे इसने कवरेज भी दे दिया 60 लाख, वहाँ पे अलग अलग कैटेगरी की हुई थी। तो 60 लाख तक के लोन के अंदर कितना कवरेज है, आपको CGTMSC का कवरेज है ये आपको बताना है। और क्वेश्चन में मैंने आपको बताया भी था, ये काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। तो इसका राइट आंसर होगा डी यानी 90%। ये 10 करोड़ तक ही जो है 60 यहाँ पे दिया है तो भी ये 90 होगा, अगर यहाँ पे 10 करोड़ दे देता तो भी, क्योंकि इसमें तीन कैटेगरी थी ना अलग अलग, तीनों में ही 90% था। Which of the following is not covered under crop insurance as per latest update of November 2025? Which of the following is not covered under crop insurance? इसके अंदर से कौन सा कवर नहीं है क्रॉप इंश्योरेंस के अंदर, ये आपको बताना है। कौन सा कवरेज इसके अंदर नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए क्रॉप लॉस ड्यू टू वाइल्ड एनिमल इसके अंदर नया ऐड हो गया है। पेडी इंड्यूशन ये भी रिस्टोर हो गया है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को, एक बार इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए क्योंकि इसमें मल्टीपल जो है हो सकते हैं आंसर, इसके अंदर मल्टीपल आंसर जो है हो सकते हैं। Next, which implementing agency is responsible for PMEGP at national level? यानी PMEGP की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है ये आपको बताना है। PMEGP की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है ये आपको बताना है। और इसका राइट आंसर देखते ही आप लगा देंगे KVIC। KVIC इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, जो मैंने आपको बताया था मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। अंडर क्रॉप इंश्योरेंस व्हाट इज द प्रीमियम रेट ऑफ खरीफ क्रॉप? खरीफ क्रॉप का प्रीमियम रेट क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात हो रही है। अंडर क्रॉप इंश्योरेंस व्हाट इज द प्रीमियम रेट फॉर खरीफ क्रॉप का इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है? देखिए जब आप पढ़ रहे थे तो बहुत आसान लग रहा था, जैसे ही आपके मल्टीपल क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो आपको पता लगता है कि यहाँ पे जो है कितना टफ हो जाता है जब नजदीक नजदीक से ऑप्शन मिलते हैं। और इसका राइट आंसर है C 2% ऑफ सम इंश्योर्ड। एक बात और मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं कि हमारा कल जो है 13 तारीख को जो है एक हमारा
एग्जाम कंडक्ट हुआ था, एग्जाम बिफोर एग्जाम, ये 100 क्वेश्चन, 2 घंटे का एग्जाम एग्जैक्टली जो है हमने कंडक्ट करवाया था, जिसमें 100+ पार्टिसिपेंट ने भाग लिया था। और इसमें जो टॉप रैंक जो जिसका नंबर 1 देवेंद्रा जी का आया था, तो उनको हमने ट्रॉफी भी गिफ्ट की है। तो जल्दी उनके एड्रेस पे भेज दी जाएगी, क्योंकि ये ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया गया था। तो उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर करते हुए जो है ये मतलब स्थान प्राप्त किया है। वो लगातार कई दिन से जुड़े हुए हैं हमसे, और सारी क्लासेस अटेंड की है उन्होंने। तो उसके बिहाफ पे उनकी अच्छी तैयारी चलते हुए उन्होंने टॉप रैंक जो है उसके अंदर हासिल किया है। तो हो सकता है आप में से भी कुछ लोगों ने वो पेपर अटेम्प्ट किया हो, तो देखा हो आपने, काफ़ी अच्छा लेवल का हमने जो है एग्ज़ाम तैयार किया था। और अगर उसके अंदर तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो 21/12 को हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम बिफोर एग्ज़ाम 2 कंडक्ट होने वाला है। जो जो बहुत अच्छे लेवल का है। और वहाँ से क्या होता है, आप लोगों को अपना लेवल पता लगता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ये आपको जो है पता लगता है। तो आप अगर इच्छुक हैं, तो उस एग्ज़ाम के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो अपनी पूरी डिटेल उसके अंदर फिल कीजिए। लेकिन 4 बजे वो एग्ज़ाम होगा, 21 तारीख को, नेक्स्ट संडे को। और वो उस टाइमिंग के बाद जो है आपको वो उसका लिंक अपने अवेलेबल नहीं होगा। तो उस टाइम पे अपने आप को स्पेयर कीजिए और टाइम निकालिए उस एग्ज़ाम को करने के लिए। चलिए, ज़्यादा टाइम ना लेते आप सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ पंचसूत्रा? पंचसूत्रा का कौन सा पार्ट इसके अंदर नहीं है? अभी अभी मैंने आपको बताया था, अभी जो एग्जाम हुआ था 3 to 4 का पीएनबी में, उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था। बट कोई ऑप्शन मैंने चेंज कर दिया है, यहाँ पे देखिएगा। इनमें से कौन सा पंचसूत्र नहीं है? ए, रेगुलर सेविंग, ये तो है। रेगुलर इंटरनल लेंडिंग, ये तो बिल्कुल है। रेगुलर मीटिंग, ये भी है। रेगुलर रिकवरी, ये भी है। लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेशन, ये उसके पंचसूत्र में शामिल नहीं था, ये उसने अलग से लगा दिया। तो हमारा 30 का क्वेश्चन का आंसर रहेगा ई। ई इज द मतलब राइट आंसर यहाँ पे ई है, जो कि पार्ट नहीं है पंचसूत्रा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसिंग। देखिए, सबसे ज्यादा अगर किसी टॉपिक में चेंज हुआ है, तो प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस के अंदर हुआ है। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आप लोगों को इसके अंदर करवाऊंगा। तो ये जो प्रायोरिटी आरबीआई की रिवाइज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की गाइडलाइन 1/4/25 से जो है लागू हुई है। कब से हुई है? 1/4/25 से। इसमें 8 सेक्टर आते हैं: एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट, हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रेन्यूएबल एनर्जी और अदर प्रायोरिटी सेक्टर, ये सभी इसके अंदर शामिल है। देखिए, इसका जो टारगेट होता है, जो भी टारगेट होता है प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर, वो एएनबीसी और सीईओबीई, विच एवर इज हायर, यानी इस रिस्पेक्ट में होता है। कोई भी परसेंटेज आपको देगा, वो एएनबीसी का या सीईओबीई का से लिंक होता है, जो इनमें से दोनों में हायर होता है। फुल फॉर्म देख लीजिए, आपके एग्जाम के अंदर इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। एएनबीसी की फुल फॉर्म है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। एएनबीसी यानी एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। सीईओबीई, इसकी फुल फॉर्म है क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, और ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर क्या होता है? बैंक गारंटी, एलसी, और ये जो है आपका ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर होता है। यहाँ पे ज्यादातर ये दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एएनबीसी और सीईओबी की फुल फॉर्म। ये जो है आपके एग्जाम में आने की कोई संभावना नहीं है। ये ऊपर के लेवल की बातें हैं, सारी की सारी हायर स्केल के अंदर पूछी जाती है। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर के टारगेट है डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक एंड फॉरेन बैंक विद मोर देन इक्वल टू 20 ब्रांचेस। डोमेस्टिक एंड फॉरेन बैंक विद 20 और मोर ब्रांचेस, उसका ओवरऑल प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट कितना है? क्या है? ओवरऑल प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट है 40%। कितना है? 40%। एक कैटेगरी तो ये हुई जो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक और फॉरेन बैंक जिनकी 20 से ज्यादा ब्रांचेस, यानी डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक तो सारे आ गए, लेकिन फॉरेन बैंक वो जिसकी 20 या उससे ज्यादा ब्रांचेस हैं, उनका ओवरऑल टारगेट है 40%।
और जो फॉरेन बैंक लेस देन 20 ब्रांचेस वाले हैं उनका टारगेट भी है 40%। कितना है? 40%। आरआरबी का टारगेट है प्राइवेट सेक्टर का 75%। देखिए आरआरबी जो है रूरल बैंक जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में ही होते हैं, तो उन पे प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा टारगेट जो है, ज्यादा बोझ उन्हीं के कंधों पे है, तो इसीलिए उनका टारगेट ज्यादा है 75%। और स्मॉल एंड फाइनेंस बैंक का टारगेट है 60%। कितना है? 60%। ये पहले कुछ और होता था, उसके बाद घटा करके इसको जो है 60 कर दिया गया। तो अगर आप कोई पुराना या फिर अपने नोट्स के अंदर अपडेट कर लीजिए, एज ऑन टुडे ये क्या है? 60%। 1/4/25 को जब नई गाइडलाइन आई थी तो ये कुछ और होता था, उसके बाद इसको घटा के कर दिया गया था जून के अंदर कर दिया गया था 60%। और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का टारगेट है 60%। एक तो ये हो गया यहाँ पे कि ओवरऑल टारगेट हमने देख लिए इनके 40% इसका 75% सबसे ज्यादा आरआरबी का रहेगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का 60% रहेगा। अब हम बात करते हैं एग्री के टारगेट की। ये था ओवरऑल टारगेट। और अब एग्री के टारगेट की हम बात करें तो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक और फॉरेन बैंक विद 20 और मोर ब्रांचेस इनका है 18%। 18% याद रखिएगा। और आरआरबी का टारगेट भी 18% और स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी 18%। माइक्रो एंटरप्राइजिंग का टारगेट भी सबका सेम है 7.5%। 7.5%। 7.5%। 7.5%। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है माइक्रो इंटरप्राइजेस का टारगेट कितना है, तो किसी का भी पूछ ले 7.5%। इस फॉरेन बैंक का यहाँ पे स्पेशली मेंशन नहीं है, अदरवाइज सबका कितना है? 7.5%। वीकर सेक्शन का जो भी टारगेट है वहां पे 12% याद रख लीजिएगा। कितना? 12%। सिर्फ आरआरबी को छोड़ के सबका 12% है। आरआरबी का थोड़ा ज्यादा है क्योंकि वहां पे ज्यादा अगर वीकर सेक्शन रहता है रूरल इलाकों के अंदर, तो उनका है 15%। उनका है 15%। तो यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं। फॉरेन बैंक, इंडियन बैंक और फॉरेन बैंक विद मोर देन 20 ब्रांचेस का ओवरऑल टारगेट कितना है? 40%। एग्रीकल्चर का हमने देखा 18%। और होता भी कैसे ये? ऑफ 40% ऑफ एएनबीसी और सीईओबी विच अवर इज हायर। अगर ऑप्शन आपके पास आते हैं, अगर आपके पास ऑप्शन आते हैं तो ये देखिएगा हायर वाला सिलेक्ट करना, अपने लोअर वाला सिलेक्ट नहीं करना है। तो एग्रीकल्चर का 18%। एक खास बात और है यहाँ पे, सबसे ज्यादा जो आंसर पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन ये वाला 3 वाला, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। वो पूछता है एग्रीकल्चर का टारगेट कितना है? 18%। सबको पता है, सबको पता है 18%। लेकिन जो नहीं पता, जो कंफ्यूजिंग है वो ये है विद इन एग्रीकल्चर नॉन कॉर्पोरेट फार्मर का हिस्सा कितना है? नॉन कॉर्पोरेट फार्मर का टारगेट कितना है विद इन एग्रीकल्चर? तो कितना है? 14%। 18% के विद इन 14% टारगेट किसका है? नॉन कॉर्पोरेट फार्मर का। यानी वो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है 18% सारा का सारा कॉर्पोरेट फार्मर को आप दे दो, ऐसा नहीं करना आपको। उसका कम से कम 14% नॉन कॉर्पोरेट फार्मर को देना है। और उसके अंदर भी एक और कैटेगरी है, इस 14% के अंदर से 10% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को देना है। यानी 18 के अंदर से 14 नॉन कॉर्पोरेट फार्मर को और 14 के अंदर से 10% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मैंने बताया था जो लगता है वो आंसर नहीं है। स्मॉल का लगता है कि एक से कम है, लेकिन एक से कम वाला कौन सा है? मार्जिनल फार्मर है। और एक से दो वाला कौन है? स्मॉल फार्मर है। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है। वीकर सेक्शन का टारगेट 12% है, माइक्रो इंटरप्राइजेज का 7.5% है। उसके बाद फॉरेन बैंक विद लेस देन 20 ब्रांचेस वाले हैं, उसका 40% टारगेट है। कितना है? 40% है। एक बात यहाँ पे बताने वाली है, इस 40% के अंदर से 32% जो यूज किया जा सकता है वो एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए यूज किया जा सकता है। ये हालांकि आपके लेवल की बात है नहीं, फिर भी मैं आपको बता दूं कि इस 40% में 32% एक्सपोर्ट का और अदर कैटेगरी के अंदर 8% का। आरआरबी का जो टारगेट है वो 75% का। आरआरबी का टारगेट कितना है? 75% का ऑफ एएनबीसी और सीओबी विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। लेकिन इस 75% के अंदर, इस 75% में भी एक कंडीशन है, लेंडिंग टू माई मीडियम इंटरप्राइजेस, लेंडिंग टू मीडियम इंटरप्राइजेस
सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इन तीन कैटेगरी के अंदर कैन बी इंक्लूडेड फॉर प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग अप टू 15% ओनली। यानी इस 75% में से मीडियम इंटरप्राइजेस का, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का और रिन्यूएबल एनर्जी का सिर्फ 15% ही दे सकते हो। ऐसा नहीं है 75% टारगेट सारा इन तीनों के अंदर खत्म कर दिया। सरकार ये चाहती है सभी को जो है आप अलग अलग भागों के अंदर दें। ऐसा नहीं है कि 75% जो है इनके अंदर ही कवर कर दिया। इनके अंदर आपको सिर्फ इसका 75% का 15% ही कवर करना है। बाकी बचा हुआ हिस्सा जो 60% है वो अदर सेक्टर के अंदर आपको करना है। उसके बाद नॉन अचीवमेंट लेंडिंग टारगेट मैं आपको बता दूं। देखिए कोई हर एक बैंक वैसे तो अपना टारगेट पूरा कर लेता है प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग का। फिर भी मान लीजिए कोई बैंक का कितना होता है ओवरऑल टारगेट, 40%। 40% मैक्सिमम 40% है ना। आरआरबी को मैं छोड़ दूं तो, या फिर दूसरे को छोड़ दूं तो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक का कितना है 40%। मान लीजिए वो 40% अचीव करने में फेल हो जाता है, वो 40% अचीव नहीं कर पाता है, उसने 35 किया, तो फिर क्या होगा उसका, तो उसको 5% का क्या करना पड़ेगा। इफ कमर्शियल बैंक हैविंग एनी शॉर्टफॉल, शॉर्टफॉल हो गया ना, उसने कम जो है वहां पे अपना टारगेट अचीव किया, शॉर्टफॉल किया, तो इफ कमर्शियल बैंक हैविंग एनी शॉर्टफॉल, अगर किसी कमर्शियल बैंक में कोई शॉर्टफॉल रह जाता है इन अचीविंग प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट, प्रायोरिटी सेक्टर के टारगेट को अचीव करते हुए कोई शॉर्टफॉल रह जाता है, शॉर्टफॉल टू बी डिपॉजिटेड इन आरआईडीएफ, तो उसको जो बचा हुआ पैसा है 5% वो जमा करवाना पड़ेगा आरआईडीएफ। आरआईडीएफ यानी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अंदर जमा करवाना पड़ेगा, एस्टेब्लिश विद नाबार्ड या फिर किसी हाउसिंग बैंक के उसके अंदर, या फिर सिडबी एज डिसाइडेड बाय द आरबीआई। जहां आरबीआई कहेगा उस फंड के अंदर उसको बाकी बचा हुआ पैसा जमा करवाना पड़ेगा, यहाँ आपको जमा करवाना पड़ेगा। उसके बाद इसके अंदर सब टारगेट आपके एग्रीकल्चर के अंदर कौन कौन से हैं। एक होता है फार्म क्रेडिट, एग्रीकल्चर के अंदर एक होता है फार्म क्रेडिट। फार्म क्रेडिट में भी दो कैटेगरी हैं, इंडिविजुअल फार्मर और कॉर्पोरेट फार्मर। इंडिविजुअल फार्मर और कॉर्पोरेट फार्मर। मैं सीधा आपको सवाल पे लेके जाऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस पूरी सिस्टम को आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फार्म क्रेडिट का वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, लोन अगेंस्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फॉर अप टू 12 मंथ, 12 महीने तक का लोन जो दिया जाएगा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अगेंस्ट में, वो कितना दिया जाएगा, तो वो दिया जाएगा 90 लाख, 90 लाख अगेंस्ट एनडब्ल्यूआर नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट और ई नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट के अगेंस्ट में 90 लाख, एंड 60 लाख या फिर 60 लाख अगेंस्ट अदर रिसीट। यानी एनडब्ल्यूआर और ई एनडब्ल्यूआर के अगेंस्ट में कोई अगर लोन है तो 90 लाख, उसके अलावा 60 लाख। ये लिमिट पहले अलग थी, अभी ये चेंज हो गई है, 90 लाख और 60 लाख। ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जाना है। उसके बाद मार्जिनल फार्मर और स्मॉल फार्मर फिर हमारे सामने आ गया, फिर से याद करेंगे। मार्जिनल फार्मर अप टू 1 हेक्टेयर और स्मॉल फार्मर 1 हेक्टेयर से लेके मोर देन 1 हेक्टेयर और अप टू 2 हेक्टेयर। इसको एकड़ में कहेंगे तो 2.5 और 5 एकड़ होती है, वो होता है मार्जिनल और स्मॉल फार्मर। ये मैंने आपको बताया था इंडिविजुअल फार्मर का। अब अगर मैं बताता हूँ आपको कॉर्पोरेट फार्मर के अंदर सेम क्वेश्चन, लेकिन थोड़ी सी लिमिट चेंज, थोड़ी सी लिमिट चेंज। लोन टू कॉर्पोरेट फार्मर अगेंस्ट प्लेज हाइपोथिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वही है लोन अगेंस्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। मैक्सिमम लोन 4 करोड़, इसका मैक्सिमम लोन कितना था 90 लाख था, यहाँ पे कितना है 4 करोड़ अगेंस्ट एनडब्ल्यूआर और ई एनडब्ल्यूआर नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट और इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट इलेक्ट्रॉनिक। उसके बाद और अप टू 2.5 करोड़ अगेंस्ट वेयर हाउस रिसीट अदर देन एनडब्ल्यूआर और ई एनडब्ल्यूआर। मैक्सिमम पीरियड रहेगा 12 महीने का। यहाँ पे 90 और 60 जो लिमिट थी, यहाँ पे 4 और 2.5 करोड़ की लिमिट है, 4 और 2.5 करोड़ की। उसके बाद कॉर्पोरेट फार्मर में दो लिमिटें और हैं, लोन अप टू 10 करोड़, लोन अप टू 10 करोड़ किसके लिए, टू
एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज, इनको लोन दिया जा सकता है अंडरटेकिंग फार्मिंग विद अश्योर्ड मार्केटिंग एट प्री डिटरमाइंड प्राइस। या यानी अगर ये प्री डिटरमाइंड प्राइस पे किसानों से कोई चीज खरीद रहे हैं तो उनको अश्योर्ड मार्केटिंग के लिए विद अश्योर्ड मार्केटिंग एट प्री डिटरमाइंड प्राइस, अगर वो दे, यानी वो अगर किसानों को कह रहे हैं कि हम आपको इस दाम पे आपकी फसल खरीद लेंगे, वो पहले से ही इसको बता देते हैं, तो उस चीज के लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी जो है 10 करोड़ तक का लोन ले सकती है। तो 10 करोड़ तक का लोन मिल सकता है फॉर परचेज ऑफ मेंबर प्रोड्यूस इन एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटी के, अगर मेंबर्स का और प्रोड्यूस वो खरीद रहे हैं तो उनको 10 करोड़ तक का लोन यहाँ पे मिल सकता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वही मैंने आपको इसके अंदर कवर कराई है। क्रॉप लोन की अगर मैं बात करूं तो क्रॉप का लोन दिया जा सकता है नीड बेस जो है क्रॉप लोन दिया जा सकता है। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप ये हम एनपी में भी पढ़ चुके हैं और यहाँ भी पढ़ते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप जो होती है वो क्रॉप सीजन अप टू 12 मंथ होता है। लॉन्ग ड्यूरेशन जो क्रॉप होती है उसका क्रॉप का सीजन होता है, क्रॉप मोर देन 12 मंथ वाली जो होती है वो होती है लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप। डिसीजन जो है शॉर्ट ड्यूरेशन है कि लॉन्ग ड्यूरेशन है उसका डिसीजन लेता है एसएलबीसी, स्टेट लेवल बैंकर कमेटी। रबी की क्रॉप जो होती है वो अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च में काटी जाती है। क्या होता है, अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च में काटी जाती है। जैसे वीट ग्राम ये जो होती है ये होती है रबी की क्रॉप, अक्टूबर में जो बोई जाती है और मार्च में काटी जाती है। और खरीफ की फसल कौन सी होती है, जो अप्रैल के अंदर बोई जाती है और सितंबर में काटी जाती है, जैसे पैडी ज्वार बाजरा ये सारी खरीफ की फसल है। स्केल ऑफ फाइनेंस की बात करें तो लोन पर हेक्टेयर, स्केल ऑफ फाइनेंस का मतलब होता है लोन पर हेक्टेयर। ये कह देते हैं ना कि पर इसका स्केल ऑफ फाइनेंस क्या है, मतलब पर एकड़ का आप लोन कितना देंगे ये मतलब होता है। ये डिसाइड किया जाता है डीटीसी द्वारा। डीटीसी कौन है, डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल कमेटी द्वारा, डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल कमेटी के द्वारा स्केल ऑफ फाइनेंस डिसाइड किया जाता है। एक ही कई बार आपसे पूछ लिया जाता है मिक्स फार्मिंग क्या होती है, मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है। तो मिक्स फार्मिंग का मतलब है एग्रीकल्चर करना साथ में लाइव स्टॉक रेयरिंग यानी पशुपालन करना, इसको हम बोलते हैं मिक्स फार्मिंग। इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर और साथ में पशु पालते हैं अगर तो उसको मिक्स फार्मिंग बोलते हैं। या फिर मोर देन वन क्रॉप इज रेज्ड साइमल्टेनियसली, एक साथ एक से ज्यादा फसल लेना, साइमल्टेनियसली साथ साथ एक से ज्यादा फसल लेना उसको भी मिक्स फार्मिंग बोल देते हैं। कई बार बाग के अंदर कोई एक आधी फसल ले लेते हैं उसको भी मिक्स फार्मिंग की जाती है, यानी एक साथ ऊपर बाग लगा हुआ है नीचे कोई दूसरी फसल हम ले लेते हैं उसको बोल देते हैं मिक्स फार्मिंग। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी, तो केसीसी की लेटेस्ट जो कमेटी थी वो टीएम बेसन कमेटी थी। टीएम बेसन कमेटी ने जो लेटेस्ट इसको रिकमेंड किया है, हो सकता है पहले किसी और ने किया हो, उसके बाद लास्ट जो है टीएम बेसन कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था उसके अमेंडमेंट को। और उसका लोन होता है वो क्रॉप लोन और कंजप्शन लोन होता है। क्या होता है, क्रॉप लोन प्लस कंजप्शन लोन। कैलकुलेशन कैसे होता है, क्रॉप लोन का जो कैलकुलेशन होता है स्केल ऑफ फाइनेंस पर हेक्टेयर, यानी पर हेक्टेयर का कितना लोन मिलेगा इनटू लैंड होल्डिंग, और उसके और लैंड होल्डिंग से मल्टीप्लाई कर देंगे। पोस्ट हार्वेस्ट का जो 10% एक्सपेंसेस होते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो उसमें ऐड कर दिए जाते हैं। रिपेयर और इंश्योरेंस के लिए 20% ऑफ लोन मिलता है। इस तरीके से यानी पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस के लिए 10% क्रॉप लोन का और रिपेयर वाला इसका 20%, यानी कुल मिला के क्रॉप लोन जितना मिलेगा उसका 130% ऑफ क्रॉप लोन टोटल जो इसके अंदर मिलेगा, और हर साल 10% इसको बढ़ा दिया जाएगा अप टू 5 ईयर। दूसरी साल कितना मिलेगा, 10% इसकी लिमिट को बढ़ा दिया जाएगा। यहाँ पे एक जो क्वेश्चन इस बार पूछा भी गया है कई एग्जाम के अंदर, लिमिट फॉर मार्जिनल फार्मर, मार्जिनल फार्मर की लिमिट कितनी है, तो 10,000 से 50,000, 10,000 से 50,000। आरबीआई ने कोलेट्रल फ्री एग्रीकल्चर लिमिट जो है बढ़ा दी गई है, कोलेट्रल फ्री एग्रीकल्चर लोन जो दिया जाएगा, यानी आपको कोई भी जमीन उसके अंदर मतलब रजिस्ट्री नहीं करानी है। कितने तक, पहले 1,60,000 1,60,000 रुपये होती थी, अब उसको 2 लाख कर दिया गया था 1 जनवरी 2025 से, यानी अब 2 लाख रुपए तक का लोन आप विदाउट
लैंड मतलब मॉर्गेज कराए आप उसको दे सकते हो सिंपल एप्लीकेशन पे। पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कितना मिलता है? 50,000 रुपये का मिलता है इन केस ऑफ डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी, और 25,000 रुपये तक का मिलता है पार्शियल डिसेबिलिटी के अंदर। और पर्सनल एक्सीडेंटल केसीसी की जो होल्डर है उनकी एज कितनी होनी चाहिए? 18 से 70। और इंश्योरेंस प्रीमियम विल बी बोर्न बाय द बैंक एंड द borrower इन द रेशियो ऑफ 2:1। और अगर केसीसी के अंदर कोई क्रेडिट बैलेंस है तो सेविंग रेट उसके ऊपर पे किया जाएगा। इंटरेस्ट सबवेंशन की हम बात कर लेते हैं, तो दिस स्कीम इज एप्लीकेबल फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के अंदर 3 लाख तक के अंदर इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाता है। 3 लाख रुपए तक के लोन के ऊपर इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है। बैंक उस पे चार्ज करता है 7%। बैंक रेट चार्ज करता है 3 लाख तक 7%। और इंटरेस्ट सबवेंशन मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट से 1.5% की। और इंटरेस्ट सबवेंशन मिलती है, सबवेंशन फॉर बैंक मिलती है, बैंकों को मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट से 1.5% की। और सबवेंशन क्लेम की जाती है हाफ ईयरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे। उसके बाद एडिशनल सब्सिडी जो फार्मर प्रॉम्प्ट पेमेंट का मतलब होता है टाइमली पेमेंट अगर कोई कर रहा है, अगर कोई फार्मर टाइमली अपना लोन रीपे कर रहा है, उसको 3% की एडिशनल सब्सिडी बोलते हैं हम इसको, एडिशनल सबवेंशन मिलती है प्रॉम्प्ट रीपेमेंट। प्रॉम्प्ट रीपेमेंट का मतलब है हर साल टाइमली जो है उसको रिपे कर देता है, उसको 3% का एडिशनल सब्सिडी मिलता है। इस तरीके से इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट टू फार्मर अगर हम बात करें, 7% उसको ब्याज लगा, 3% हमने उसको प्रॉम्प्ट रीपेमेंट यानी टाइमली पेमेंट करा, 3% उसको वापस कर दिया, तो उसको ओवरऑल 4% की दर से केसीसी का रेट पड़ता है। कितना पड़ता है? 4% से गवर्नमेंट हैड एक्सटेंडेड 1.5% इंटरेस्ट सबवेंशन। क्या है? गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया है 1.5% इंटरेस्ट सबवेंशन एंड 3% prompt repayment incentive to animal husbandry and fishery for capital वर्किंग कैपिटल अप टू 2 लाख अंडर केसीसी। यानी अगर वो कोई एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज के लिए लोन ले रहा है, वर्किंग कैपिटल अप टू 2 लाख है, तो वहां भी 3% तक का प्रॉम्प्ट रीपेमेंट और 1.5% की इंटरेस्ट सबवेंशन उसको मिलती है। If a farmer already has KCC crop and also undertaking fisheries, then KCC limit for animal husbandry and fishery must be within 3 lakh। यानी ऐसा नहीं है कि केसीसी का अलग से 3 लाख ले लिया और उनका अलग से, वो ओवरऑल साथ ही मिलेगा आपको, मैक्सिमम 3 लाख तक का ही उसके अंदर आपको बेनिफिट मिल सकता है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही लाइन पढ़नी है आपको, मैक्सिमम लोन पर borrower फ्रॉम बैंकिंग सिस्टम 100 करोड़ दिया जा सकता है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का लोन, मैक्सिमम लोन पर borrower फ्रॉम बैंकिंग सिस्टम 100 करोड़ दिया जा सकता है। यानी ऐसा नहीं एक बैंक से 100 करोड़, दूसरे से 100 करोड़, उसको ओवरऑल पूरा बैंकिंग सिस्टम से ही एक बरोबर कितना ले सकता है? 100 करोड़ ले सकता है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ये इंपॉर्टेंट है बस इसके अंदर। उसके बाद एंसिलरी एक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो स्टार्टअप का लोन इसमें 50 करोड़ तक का दिया जा सकता है। कितना दिया जा सकता है? 50 करोड़ तक का स्टार्टअप के लिए लोन दिया जा सकता है। और फूड और एग्री प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर 100 करोड़ पर बरोबर दिया जा सकता है। जैसा इसके अंदर था ना एग्रीकल्चर इंफ्रा के अंदर, फूड और एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर भी 100 करोड़ पर बरोबर फ्रॉम बैंकिंग सिस्टम दिया जा सकता है। और अगर स्टार्टअप की बात करूं तो 50 करोड़ तक का लोन दिया जा सकता है। एमएसएमई बहुत इंपॉर्टेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन यहाँ से आने की पूरी पूरी संभावना है, आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। अभी भी आपके पीएनबी के अंदर जो एग्जाम प्रमोशन एग्जाम हुए हैं, ये तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, बल्कि एक स्केल के अंदर तो ये माइक्रो स्मॉल मीडियम, मुझे तो लगता है आपके एग्जाम में एक पूछा जाएगा, लेकिन किसी एक एग्जाम के अंदर ये एक ही स्केल के पर्सन को तीनों क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आइए देखते हैं एमएसएमई की कुछ गाइडलाइन। तो एमएसएमई में क्या है, देखिए दो कैटेगरी है यहाँ पे, नई गाइडलाइन है ये।
एमएसएमई में एक तो था इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी का क्राइटेरिया, एक क्या क्राइटेरिया है, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। दूसरी बात है टर्नओवर, पहला है इन्वेस्टमेंट के बेस पे और दूसरा है टर्नओवर के बेस पे। माइक्रो इंटरप्राइजेज है, कोई भी एक याद कर लेना, सारे याद करा दूंगा मैं आपको, एक याद कर लो, सारे में याद करा दूंगा। माइक्रो के अंदर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी का क्राइटेरिया है 2.5 करोड़। कितना है? 2.5 करोड़। माइक्रो इंटरप्राइजेस के अंदर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी का टारगेट है, क्राइटेरिया है 2.5 करोड़। और टर्नओवर का क्राइटेरिया इसका 4 गुना, 2.5 करोड़ का 4 गुना होता है 10 करोड़। सभी के अंदर ऐसा ही है, देखिए यहाँ 25 करोड़ है तो उसका 4 गुना 100 करोड़। यानी आपने इन्वेस्टमेंट याद कर लिया तो टर्नओवर याद हो जाएगा, उसका 4 गुना, सिर्फ ये याद रखना है। और ये भी कैसे याद रखना है, सिर्फ एक याद रखो 2.5, ये तो याद रहेगा। माइक्रो स्मॉल मीडियम, माइक्रो स्मॉल मीडियम कैसे याद रहेगा, माइक्रो फिर स्मॉल फिर मीडियम। तो माइक्रो का 2.5 करोड़ है, उसका 10 गुना कर दो, 2.5 का 10 गुना 25, और 25 जो है उसका 5 गुना 125, इस तरह से करना है। इसका ये 10 गुना है और इसका ये 5 गुना। और ये जो टर्नओवर जो है इसका हमेशा ही, इसका क्या रहेगा, 4 टाइम रहेगा, 4 टाइम रहेगा। तो माइक्रो का अगर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी कहूँ तो 2.5 करोड़ और टर्नओवर 10 करोड़। स्मॉल का अगर मैं इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी कहूँ तो 25 करोड़ और उसका टर्नओवर उसका 4 गुना 100 करोड़। मीडियम के अंदर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 125 करोड़ और टर्नओवर 500 करोड़। बहुत सिंपल है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन टर्म ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स, पीएमटीएफ, प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स की रिकमेंडेशन जो एमएसएमई पे आई थी, उसमें एडवाइज किया गया था कि ये जो एमएसएमई के लोन है वो 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होनी चाहिए इसके अंदर। यानी इसके अंदर आपको जो लोन देने हैं वो 20% ईयर टू ईयर ग्रोथ होनी चाहिए, और 10% की ग्रोथ होनी चाहिए नंबर के अंदर। ये तो होना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए आपने 100 करोड़ का लोन इस बार दे दिया तो अगली बार इसका 20% हर साल जो है बढ़ना चाहिए। और नंबर ऑफ अकाउंट के अंदर अगर मान लीजिए एमएसएमई में आपने 100 लोन दिए हैं इस बार, तो उसका ग्रोथ 10% से होना चाहिए। इन नंबर के अंदर भी 10% ग्रोथ होना चाहिए और वैसे होना चाहिए 20%। अगली बार 60% जो टोटल जो लोन देंगे आप, वो 60% माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस को देने हैं। मीडियम इंटरप्राइजेस की बजाय माइक्रो और स्मॉल के अंदर आपको कवरेज करना है लगभग 60% उसका, जो आपको माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस को देना है। उसके बाद एक्सपोर्ट क्रेडिट की अगर मैं बात करूं, अगर मैं एक्सपोर्ट क्रेडिट की बात करूं तो वहां पे डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक का टारगेट है इंक्रीमेंटल क्रेडिट ओवर प्रीवियस ईयर, इंक्रीमेंटल क्रेडिट ईयर ओवर प्रीवियस ईयर, बट मैक्सिमम 2% होता है। कितना होता है? 2%। जो हमने पहले पढ़ा था 32%, वो था फॉरेन बैंक विद लेस देन 20 ब्रांचेस, वो उसका था 32%। यहाँ पे डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक की मैं बात करूं तो उसका टारगेट होता है 2% ऑफ एनबीसी और सीओबी एक्सपोर्टर कंसिडरेशन। मैक्सिमम सैंक्शन लोन इसके अंदर हम ले सकते हैं 50 करोड़ पर बरोबर। कितना ले सकते हैं मैक्सिमम सैंक्शन? 50 करोड़ पर बरोबर। मैक्सिमम टर्नओवर की कोई लिमिट नहीं है। और जो फॉरेन बैंक विद लेस देन 20 ब्रांचेस है उनका है 32% ऑफ एनबीसी और सीओबी विच एवर इज हायर। उसके बाद आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये एजुकेशन लोन स्कीम, हो सकता है यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन अमाउंट ऑफ सैंक्शन। आप एजुकेशन लोन के अंदर कितना भी अमाउंट दे सकते हैं, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में कितना काउंट होगा उसकी कुछ कंडीशन है। मैक्सिमम अमाउंट क्लासिफाई अंडर प्रायोरिटी सेक्टर रिस्ट्रिक्ट टू 25 लाख, ये बढ़ के 25 लाख हो गई है। यानी अगर आप 1 करोड़ तक का भी लोन दे देते हैं तो आप दे सकते हैं एजुकेशन के अंदर, लेकिन प्रायोरिटी सेक्टर में काउंट सिर्फ 25 लाख वाले ही होंगे। प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर काउंट कितने होंगे? 25 लाख वाले। पूछेगा आपसे एजुकेशन लोन कितने अमाउंट तक हम प्रायोरिटी सेक्टर में काउंट कर सकते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए अप टू 25 लाख। उसके बाद
एजुकेशन लोन आईबीए मॉडल स्कीम की हम बात करते हैं, मार्जिन पूछ लेगा आपसे एजुकेशन लोन के अंदर, तो अप टू 4 लाख कोई मार्जिन नहीं लेना है, नील होगा। अप टू 4 लाख एजुकेशन लोन के अंदर मार्जिन कितना होगा, नील। और 4 लाख से ज्यादा की अगर मैं बात करूं, तो 4 लाख से ज्यादा के लोन पे इंडिया के अंदर 5% का मार्जिन और अब्रोड के अंदर 15% का। इंडिया में 5% का और अब्रोड के अंदर 15% का। मोरेटोरियम पीरियड की अगर हम बात करें, तो मोरेटोरियम पीरियड होता है कोर्स प्लस 1 ईयर। कोर्स प्लस 1 ईयर, और 1 ईयर किससे, फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ स्टडी। मोरेटोरियम पीरियड होता है कोर्स प्लस 1 ईयर, और 1 ईयर किससे, फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ स्टडी। इतना टाइम को मोरेटोरियम पीरियड मिलता है। रीपेमेंट पीरियड की अगर हम बात करें, तो मोरेटोरियम पीरियड प्लस 15 ईयर, यानी इसको इनफ टाइम मिलता है। एक तो मोरेटोरियम पीरियड, मोरेटोरियम था कोर्स प्लस 1 ईयर प्लस 15 ईयर। सिक्योरिटी, ये था मार्जिन। अब सिक्योरिटी की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अप टू 4 लाख नो मार्जिन, नो सिक्योरिटी, नील सिक्योरिटी। अप टू 4 लाख सिक्योरिटी क्या रहेगी, नील। कोऑब्लिगेशन ऑफ पेरेंट, ये सभी के अंदर रहेगा। कोऑब्लिगेशन ऑफ पेरेंट यानी हमें अपने पेरेंट्स के साथ जो है का कोऑब्लिगेशन इसके अंदर रहेगा, उनकी ओब्लिगेशन तो मेरे साथ साथ रहेगी ही। तो यहाँ पे कोई सिक्योरिटी या मार्जिन यहाँ पे नहीं है अप टू 4 लाख। 4 लाख से ज्यादा और 7.5 लाख तक, 4 लाख से ज्यादा और 7.5 लाख तक कोऑब्लिगेशन ऑफ पेरेंट्स तो रहेगी, पेरेंट्स जिम्मेदारी इसकी रहेंगे ही रहेंगे। एंड थर्ड पार्टी गारंटी लगेगी। 4 लाख से अगर ज्यादा का है और 7.5 लाख तक है, तो थर्ड पार्टी गारंटी चाहिए। और 7.5 लाख तक का से ज्यादा का लोन है, तो कोलेट्रल सिक्योरिटी और कोऑब्लिगेशन ऑफ पेरेंट, मैंने बताया था कोऑब्लिगेशन ऑफ पेरेंट तो सभी के अंदर रहेगा। 4 लाख तक नील सिक्योरिटी है, और 4 से 7.5 के अंदर थर्ड पार्टी गारंटी है, और 7.5 से ज्यादा का लोन होते ही कोलेट्रल सिक्योरिटी चाहिएगी। इंटरेस्ट कन्वेंशन की अगर हम बात करें, तो इंटायर इंटरेस्ट ड्यूरिंग मॉनिटोरियम पीरियड, जितना इंटरेस्ट मॉनिटोरियम पीरियड के अंदर चार्ज हुआ यानी लगा, वो माफ हो जाएगा इफ इंटायर इंटरेस्ट ड्यूरिंग मॉनिटोरियम पीरियड की सबवेंशन मिल जाएगी इफ एनुअल इनकम अप टू 4.5 लाख, अगर उसके पेरेंट्स की एनुअल इनकम 4.5 लाख तक है, तो उसको इंटरेस्ट की सबवेंशन मिल जाएगी। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम अभी कर रहे हैं प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर काफी सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं। सबसे पहले हमने देखा कि कितनी कितनी लिमिट होती है, उसके बाद हमने फार्म क्रेडिट देखा, उसके बाद हमने एमएसएमई की स्कीम देखी। अब हम अगली इंपॉर्टेंट स्कीम करने जा रहे हैं, हाउसिंग। यहाँ से क्वेश्चन पूछने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। देखिए, इसके अंदर पहले अलग सिस्टम होता था, अभी 3 कैटेगरीज कर दी गई है। सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे पॉपुलेशन ऑफ सेंटर, यानी हाउसिंग लोन कितना प्रायोरिटी सेक्टर लेंगे, प्रायोरिटी सेक्टर में काउंटिंग होगा। वो कैसे देखना है आपको, पॉपुलेशन ऑफ सेंटर, अगर उस सेंटर की पॉपुलेशन 10 लाख से कम है, अगर उसकी पॉपुलेशन 10 लाख से कम है और आपको लोन लेना है कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ हाउस, तो 35 लाख रुपए तक का लोन प्रायोरिटी सेक्टर में काउंट होगा। प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर 35 लाख तक का लोन। सॉरी। उसके बाद अगर उसकी पॉपुलेशन ऑफ सेंटर 10 लाख से ज्यादा और 50 लाख से कम है, अगर पॉपुलेशन कितनी है, 10 लाख से ज्यादा और 50 लाख से कम है, तो वहां पे 45 लाख तक का लोन जो है कंस्ट्रक्शन और परचेज के लिए प्रायोरिटी सेक्टर में काउंट हुआ। अगर वहां पे पॉपुलेशन 50 लाख से अबो है, तो मैक्सिमम लोन 50 लाख तक का लोन जो है आपका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में काउंट होगा। तो अगर यहाँ पे तो कंफ्यूज ही नहीं होना है, यहाँ पे 50 लाख जहाँ पे मिलेगा, 50 लाख तक का जहाँ आपको दिख जाए तो 50 लाख ही है। ये तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, 50 लाख एंड अबो जहाँ दिख जाए वहां पे लोन 50 लाख तक का काउंट होगा। आपको ये दो याद करने हैं, 10 लाख से कम वाले में 35 लाख, 10 से 50 वाले में 45 लाख, और 50 से ऊपर वाले में 50 लाख। ये था कंस्ट्रक्शन का। अगर रिपेयर की बात करें, तो 10, 12, 15,
10, 12, 15 इस तरीके से याद करना आपको। 10 लाख तक, 10 से 50, 50 से अबो। तो इसमें 10, 12, 15 क्या लिखेंगे? 10, 12, 15। 10 बिलो 10 लाख वाले में 10, बिलो 10 लाख वाले में 10, जैसे यहाँ भी 10 है तो यहाँ भी 10 है। 10 से 50 वाले में 12 लाख रुपए तक का लोन रिपेयर के लिए जो है काउंट होगा प्राइवेट सेक्टर में, और 50 लाख से अबो वाला है तो 15 लाख तक का लोन शामिल होगा। उसके बाद एक कंडीशन ये हो सकती है, मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ ड्वेलिंग यूनिट कितनी हो सकती है, यानी उस घर की कॉस्ट कितनी हो सकती है। बिलो 10 लाख वाले में 44 लाख, बिलो 10 लाख वाले में 44 लाख, 10 से 50 वाले में 57 लाख रुपए हो सकती है, और 50 लाख से ऊपर वाले में 63 लाख रुपए घर की कीमत हो सकती है। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या कहना चाहता है यहाँ पे। ये कहना ये चाहता है, अगर मान लीजिए आपने 50 लाख रुपए का लोन लिया, आपने जो है अपने घर की कॉस्ट जो है 50 लाख है। घर की कॉस्ट कितनी बताई मैंने आपको? आप जहाँ रहते हैं उसकी जनसंख्या तो कितनी है, पॉपुलेशन है 10 लाख से कम वाली, और आपने जो घर लिया उसकी कीमत है 50 लाख। तो क्या वो घर आपका प्रायोरिटी सेक्टर में काउंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि 10 लाख वाले से कम वाली जनसंख्या जहाँ है वहां अगर आपको प्रायोरिटी सेक्टर में शामिल होना है तो घर की कॉस्ट हो सकती है मैक्सिमम 44 लाख, और लोन हो सकता है मैक्सिमम 35 लाख का। रिपेयर के लिए है तो वहां पे मैक्सिमम 10 लाख का हो सकता है। उसके बाद गवर्नमेंट एजेंसी बैंक लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, अगर बैंक लोन दे रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस और फॉर स्लम क्लियरेंस के लिए, तो उसका कारपेट एरिया हो सकता है लेस देन इक्वल टू 60 स्क्वायर मीटर। इसका कारपेट एरिया कितना होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 60 स्क्वायर मीटर। और अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट वो है तो लोन की उसका एफएआर यानी फ्लोर एरिया रेशियो जो होना चाहिए वो मोर देन 50% होना चाहिए, और उसका कारपेट एरिया हो सकता है लेस देन 60 स्क्वायर मीटर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो बैंक लोन एलिजिबल अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग 8 करोड़ तक का लोन शामिल होगा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रायोरिटी सेक्टर में, अगर वो दिया जा रहा है स्कूल के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, सैनिटेशन के लिए, हाउस होल्ड टॉयलेट कंस्ट्रक्शन और रिफ्रेशमेंट के लिए, और वाटर इम्प्रूवमेंट के लिए। तो 8 करोड़ तक का लोन जो है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का शामिल होगा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में। अगर 12 करोड़ तक का लोन शामिल होगा अगर हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए दिया जा रहा है टायर 2 टू टायर 6 सेक्टर के अंदर, तो वो 12 करोड़ तक का लोन जो है आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का लोन आपका शामिल होगा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर। अब हम देखते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। रिन्यूएबल एनर्जी में क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी में क्या है, 35 करोड़ तक का लोन, 35 करोड़ तक के लोन जो है प्रायोरिटी सेक्टर में शामिल किए जाएंगे। प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी में 35 करोड़ तक के लोन अगर वो दिए गए हैं रिन्यूएबल पावर जनरेशन के लिए, पब्लिक यूटिलिटी के लिए, स्ट्रीट लाइट, रिमोट विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए दिए गए हैं तो 35 करोड़ तक के लोन। और अगर वो इंडिविजुअल हाउस होल्ड के लिए दिए गए हैं तो अप टू 10 लाख। इसमें जो है कंफ्यूज मत हो जाना, हर जगह करोड़ करोड़ लिखा हुआ है। रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर इंडिविजुअल हाउस होल्ड को लोन देना है तो सिर्फ 10 लाख तक का शामिल होगा, और अगर वो स्ट्रीट लाइट, रिमोट विलेज इलेक्ट्रिसिफिकेशन के लिए देना है तो अप टू 35 करोड़ का होगा। उसके बाद वीकर सेक्शन विद इन प्रायोरिटी सेक्टर, कौन से लोन वीकर सेक्शन के अंदर शामिल किए जाएंगे विद इन प्रायोरिटी सेक्टर। जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को जो लोन दिया गया है वो वीकर सेक्शन में शामिल होगा। जो आर्टिसंस हैं, विलेज आर्टिसंस, कॉटेज इंडस्ट्री वाले, जिनको क्रेडिट दिया गया 2 लाख से कम तक का, तो उस वीकर सेक्शन में शामिल होगा। बेनिफिशियरी ऑफ एनआरएलएम, एनयूएलएम और एसआरएमएस के जो भी दिया गया है, इनके बेनिफिशियरी को जो लोन दिए जाएंगे वो वीकर सेक्शन में शामिल होंगे। एस सी एस टी को जो लोन दिए जाएंगे वो एस सी वीकर सेक्शन में शामिल होंगे। डीआरआई, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम जो है कि बेनिफिशियरी को जो भी लोन दिए जाएंगे वो वीकर सेक्शन में शामिल होंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप को जो लोन दिए जाएंगे वो भी इसमें शामिल होंगे। एलिजिबल इंडिविजुअल मेंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप वो भी इसमें शामिल होंगे। इंडिविजुअल वुमेन बोरोवर अप टू 2 लाख,
यानी जो लोन इंडिविजुअल वुमेन को दिए जाएंगे 2 लाख तक के, वो भी वीकर सेक्शन में शामिल होंगे। डिस्ट्रेस्ड फार्मर इंडेप्टेड टू नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर, यानी अगर कोई फार्मर है उसको पेमेंट करनी है नॉन इंस्टीट्यूशनल फार्मर साहूकारों को, तो उसको जो लोन दिया जाएगा वो भी इसके अंदर शामिल किया जाएगा। डिस्टर्स नॉन फार्मर पर्सन, अगर कोई नॉन फार्मर है उसको भी अगर लोन दिया गया है साहूकार को पे करने के लिए, तो लोन लेस देन 1 लाख जो है रिपे करने के लिए नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर को, वो भी इसके अंदर शामिल होगा। पर्सनल विद डिसेबिलिटी वाला लोन है वो भी इसमें शामिल होगा। ट्रांसजेंडर ये नया ऐड हो गया, इसको जो लोन देंगे वो भी वीकर सेक्शन में शामिल होगा। और इस तरीके से जो है यहाँ पे कुछ वीकर सेक्शन के लोन दिए गए हैं। कोलेट्रल सिक्योरिटी लोन की मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर में हमने देखा था कोई कोलेट्रल नहीं लेना है 2 लाख तक, कोई कोलेट्रल नहीं लेना है 2 लाख तक। और एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस के अंदर कोई कोलेट्रल नो सिक्योरिटी कोलेट्रल और नो मार्जिन अप टू 5 लाख तक। स्मॉल इंटरप्राइजेज की मैं बात करूं तो कोई कोलेट्रल नहीं लेना है, नॉर्मल अकाउंट में 10 लाख तक, गुड ट्रैक रिकॉर्ड के अंदर 25 लाख तक, और अमाउंट अगर सीजीटीएमएस से भी कवर है तो 10 करोड़ तक उसके अंदर कोई भी आपको कोलेट्रल नहीं लेना है। एजुकेशन लोन के अंदर पहले बता चुके हैं 7.5 लाख तक कोई कोलेट्रल नहीं लेना है। पीएमईजीपी के अंदर 10 लाख तक नहीं लेना है। एनआरएलएम के अंदर 20 लाख तक कोई कोलेट्रल आपको नहीं लेना है। अब कुछ ये टर्म है जो आपको एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। अभी भी जो एग्जाम कंडक्ट हुए थे उसमें से कुछ क्वेश्चन इसके अंदर से पूछे गए थे, जैसे एप्पी कल्चर किससे रिलेटेड है? एप्पी कल्चर रीडिंग ऑफ हनी बीज से रिलेटेड है। और यही क्वेश्चन जो है आपका स्केल 2 to 3 के अंदर पूछा गया था कि एप्पी कल्चर किससे रिलेट करता है, तो रीडिंग ऑफ हनी बीज से ये रिलेट करता है। सेरीकल्चर जो होता है वो सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। एक्वा कल्चर जो होता है वो फिश प्रोडक्शन इन आर्टिफिशियल टैंक से जो है रिलेट करता है। फ्लोरिकल्चर जैसा नाम से ही पता लग रहा है फ्लावर प्रोडक्शन से रिलेटेड है। एप्रीकल्चर जो है मशरूम प्रोडक्शन से रिलेटेड है। क्लेरिकल्चर जो होता है वेजिटेबल कल्टीवेशन से रिलेटेड है। बल्बरी कल्चर बर्बली बल्बरी जो होता है वो एसोसिएटेड विद सेरिकल्चर होता है। फिशी कल्चर जो होता है वो ब्रीडिंग ऑफ फिशेस इन पॉन्ड होता है। टिश्यू कल्चर जो होता है इंप्रूवमेंट ऑफ प्लांट वेराइटीज होता है। वर्मी कल्चर जो होता है रीडिंग ऑफ अर्थवर्म होता है। और सेवली कल्चर जो होता है कल्टीवेशन ऑफ ट्री होता है। उसके बाद कुछ रेवोल्यूशन की बात करते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन किससे रिलेट करता है? टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। व्हाइट रेवोल्यूशन जो होता है टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो है लेके आए थे व्हाइट रेवोल्यूशन। रेनबो रेवोल्यूशन जो है कनेक्टेड विद फ्लावर होता है। येलो रेवोल्यूशन जो होता है इंक्रीज ऑयल सीड और पल्सिस से रिलेटेड होता है। ब्लैक रेवोल्यूशन जो होता है वो रबर से रिलेटेड होता है। और ब्राउन रेवोल्यूशन होता है कोकोआ से। इस तरीके से जो है ये कई बार ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है। उसके बाद मुद्रा की हम बात करते हैं। मुद्रा जो लॉन्च किया गया था 8 अप्रैल 2015 के अंदर लॉन्च किया गया था। बरोवर मस्ट बी नॉन कॉर्पोरेट, इसकी कंडीशन क्या है? मुद्रा लोन किसको दिया जाएगा? बरोवर नॉन कॉर्पोरेट होना चाहिए। नॉन फार्म क्रेडिट, नॉन फार्म माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज होनी चाहिए। यानी इसकी इलिजिबिलिटी क्या है मुद्रा की? मस्ट बी नॉन कॉर्पोरेट, यानी कॉर्पोरेट को तो अलग लोन मिल ही जाते हैं, ये नॉन कॉर्पोरेट हो उसको मिलेगा। उसके अंदर 4 तरीके के लोन दिए जाते हैं। अभी अभी एक ऐड हुआ है, पहले जो है 3 तरीके के लोन दिए जाते थे, शिशु, किशोर, तरुण। अभी भी जो क्वेश्चन अभी एग्जाम कंडक्ट हुए हैं, अभी जो एग्जाम कंडक्ट हुए हैं उनमें से भी कई एग्जाम के अंदर ये पूछा गया है, इनमें से मुद्रा में से क्वेश्चन आया है आपका। शिशु के अंदर जो है अप टू 50,000 के जो लोन दिए जाएंगे फॉर न्यू और अर्ली स्टेज माइक्रो बिजनेस सेटअप करने के लिए। शिशु की लिमिट कितनी है? 50,000। शिशु की लिमिट कितनी है? अप टू 50,000। किशोर की लिमिट जो है मुद्रा के अंदर कितनी है? 50,000 से ज्यादा, 50,000 या उससे 50,000 से ज्यादा और 5 लाख तक की किशोर के अंदर आएगी। और जो तरुण होगी वो 5 से लेके 10 लाख तक, 5 से लेके
10 लाख तक। और तरुण प्लस जो होगा वो 2024 में आया, वहां आपको 10 से लेके 20 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। यानी पहले मुद्रा के अंदर 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता था, 2024 के अंदर तरुण प्लस स्कीम आ गई, अब इसके अंदर 20 लाख तक का लोन दिया जा सकता है। और तरुण जो प्लस किसको लोन दिया जाएगा, उन बोरोवर को दिया जाएगा हु अर्लियर टुक एंड रीपेड तरुण, यानी जिसने ये तरुण वाला लोन रीपे कर दिया हो उसी को तरुण प्लस मिलेगा। यानी इनमें से एक स्कीम आपसे एग्जाम में पूछी ही पूछी जाती है। या तो शिशु पूछ लेगा, शिशु का 50,000 तक का, किशोर 50 से 5 लाख तक का, तरुण 5 से 10 लाख तक का, और तरुण प्लस 10 से 20 लाख तक का। सीजीएफएमयू जो होती है वो गारंटी देती है मुद्रा लोन के लिए। ऑल प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन कवर अंडर सीजीएफएमयू, ये सीजीएफएमयू के अंदर कवर होते हैं। पोस्ट 2024 से पहले 10 लाख तक के कवर होते थे और अब गारंटी दी जाती है 20 लाख तक के लोन की, यानी तरुण तक की। बेनिफिट क्या मिलते हैं, कोलेटरल फ्री लोन मिलता है, लोअर रिस्क, लेंडर का रिस्क भी कम रहता है जो लोन दे रहा है, और मोर क्रेडिट एक्सेस, और ज्यादा लोन इसके अंदर मिल पाता है। आइए इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमें पता लगेगा कि कितना अंडरस्टैंडिंग हमें टॉपिक का हुआ है। 31 क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रिवीजन ऑफ आरबीआई प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग गाइडलाइन जो नई आई है वो कब से इफेक्टिव है, बताइएगा। सभी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करना है, तभी आप जो है मुझे पता लगेगा कि कितना अंडरस्टैंडिंग आपको टॉपिक का हुआ है, यानी हमारा पढ़ाया हुआ आपको कितना समझ आ रहा है। व्हाट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रिवाइज आरबीआई प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की गाइडलाइन कब से एप्लीकेबल है। ए ऑप्शन 1 जनवरी 2025 से, या 1 अप्रैल 2025 से, या 1 जुलाई 2025 से, या 1 अक्टूबर, या फिर 1 दिसंबर। और 31 का राइट आंसर सभी लोगों ने सही जवाब दिया है, 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल है। 32 क्वेश्चन, which of the following is not included in priority sector under आरबीआई गाइडलाइन। इनमें से कौन सा सेक्टर जो है, 8 कैटेगरी मैंने आपको बताई थी, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं है प्रायोरिटी सेक्टर गाइडलाइन में। ए एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन लोन, या कॉरपोरेट बॉन्ड। आपको बताना है 32 प्रायोरिटी सेक्टर में कौन सा शामिल नहीं है। अगर आपने पूरी क्लास ध्यान से देखी है, सुनी है, तो आप इसका आंसर संभवतः सही दे पाएंगे। और इसका राइट आंसर है 32 का ई, कॉर्पोरेट बॉन्ड जो है प्रैक्टिस सेक्टर में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज एएनबीसी स्टैंड फॉर। एएनबीसी की फुल फॉर्म क्या है। क्वेश्चन कराते ही मैंने आपको बता दिया था, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एएनबीसी स्टैंड फॉर, इसकी फुल फॉर्म क्या है। और 33 का राइट आंसर है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट इज द राइट आंसर। For domestic bank with 20 or more branches, what is overall priority sector target percentage of ANBC or CEOBE? डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक 20 और मोर ब्रांचेज वाले, डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक विद, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया। डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक एंड फॉरेन बैंक विद 20 और मोर ब्रांचेस आएगा यहाँ पे। डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक एंड, यहाँ पे आएगा एंड फॉरेन बैंक विद 20 और मोर ब्रांचेस, व्हाट इज ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग टारगेट, तो इसका राइट आंसर होगा 34 का सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिए प्लीज।
What percentage of private sector lending is allocated to agriculture for bank with 20 or more branches? एग्रीकल्चर के अंदर जो है कितना टारगेट है, यहाँ पे भी सेम आएगा। डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक एंड फॉरेन, यहाँ से एग्जैक्ट क्वेश्चन अब बनाइए। What percentage of private sector lending is allocated to agriculture for domestic commercial bank and foreign bank with 20 plus branches? इनके लिए कितना टारगेट है? 35 का राइट आंसर बताइए। एग्रीकल्चर का टारगेट कितना है? 18%। बहुत सही, बिल्कुल सिंपल सा आंसर। What is the maximum loan period for loan against agriculture produce under NWR और ENWR? इसमें मैक्सिमम लोन पीरियड कितना था? इसमें मैंने आपको बताया था फार्म क्रेडिट के अंदर मैंने आपको एक ही सवाल बताया था जो पूछा जा सकता है, दैट वाज NWR और EWR के अगेंस्ट में एक तो लिमिट बताई थी और दूसरा मैंने आपको टाइम पीरियड बताया था। तो इसका 36 का राइट आंसर इज सी, 12 मंथ तक का लोन दिया जा सकता है। Under KCC scheme, what is the new collateral free limit for marginal farmer with effect from 1 जनवरी 2025 से जो है आपकी कोलेटरल फ्री लोन कितने का दिया जा सकता है? आपको बताना है 37। अगर आप कोई पुराना नोट्स पढ़ रहे हैं तो इसके आंसर आप गलत करेंगे। अगर आपने मेरी क्लास पूरी अटेंड की है तो इसका आंसर आप बिल्कुल सही कर पाएंगे और इसका राइट आंसर इज डी। 1.6 लाख से जो है बढ़ा करके 2 लाख कर दी गई थी कोलेटरल फ्री लोन जो है केसीसी के अंदर। व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट चार्ज टू फार्मर अंडर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप अप टू 3%? व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट चार्ज टू फार्मर? हम इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज करते हैं फार्मर से, ये आपको बताना है। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, इसलिए मैं आपको क्लैरिटी भी कर दूंगा इसका आंसर देते हुए। इसका आंसर में क्लैरिटी में दे दूंगा। 38 का राइट आंसर है डी। देखिए ये पूछ रहा है कि कितना इंटरेस्ट रेट हम चार्ज करते हैं, तो हम चार्ज करते हैं 7%। अगर आपको ये पूछे इफेक्टिव रेट क्या पड़ेगा, इफेक्टिव रेट फार्मर को क्या पड़ेगा, तो इफेक्टिव रेट पड़ेगा 4%। कुछ लोगों ने ए आंसर दिया है। तो अगर आपसे ये पूछे इफेक्टिव रेट कितना पड़ता है तो 4%, क्योंकि 7% हम चार्ज करते हैं, 3% की सब्सिडी देते हैं तो 4% पड़ता है। लेकिन आपसे सीधा पूछे कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हम चार्ज करते हैं, दैट इज 7%। व्हाट इज द प्रॉम्प्ट रीपेमेंट पीरियड इंसेंटिव फॉर फार्मर अंडर केसीसी? केसीसी के अंदर प्रॉम्प्ट रीपेमेंट यानी जो हर टाइम टू टाइम टाइमली पेमेंट करने पे हम उनको कितना इंसेंटिव देते हैं, कितना जो है इंटरेस्ट की सब्सिडी वहां पे देते हैं, ये आपको बताना है। तो 39 का राइट आंसर होगा सी, 3% का सजेशन उसको देते हैं। नेक्स्ट, what is the maximum loan limit for micro enterprises under MSME? आपको बताना है what is the maximum loan limit for micro enterprises। देखिए आपको बताया था आपको माइक्रो फिर स्मॉल फॉर मीडियम, माइक्रो स्मॉल मीडियम, वहां पे टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया अलग अलग होता है। तो आंसर को देखते हुए या तो यहाँ पे आपको लिख भी सकते थे मैक्सिमम लोन लिमिट क्राइटेरिया, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया ये पूछ सकता था यहाँ पे। लिमिट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया फॉर माइक्रो इंटरप्राइजेज, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट का क्या क्राइटेरिया है। तो माइक्रो के अंदर अगर मैं बात करूं तो क्या आंसर आएगा हमारा 42.5 करोड़, 2.5 करोड़। और अगर मैं यहाँ पे टर्नओवर की बात करूं तो आंसर दीजिएगा टर्नओवर का क्या आंसर होता, माइक्रो के लिए टर्नओवर का क्या आंसर होता। तो इसका आंसर 4 गुना यानी 10 करोड़ वहां पे होता।
फॉर एजुकेशन लोन अप टू 4 लाख व्हाट इज रिक्वायर्ड मार्जिन? 4 लाख तक के एजुकेशन लोन के अंदर कितना मार्जिन चाहिए? जैसा कि आपको पता है 4 लाख तक नो मार्जिन, नो सिक्योरिटी, तो 41 का आंसर होगा ए, 0% मार्जिन वहां पे आपको चाहिए। इस तरीके से दोस्तों हमने जो है आज का टॉपिक प्रायोरिटी सेक्टर भी जो है कंप्लीट कर लिया है। और नेक्स्ट किसी क्लास में हम कोशिश करेंगे, आज की जो है क्लास का टाइम हमारा ओवर हो गया, काफ़ी टाइम हो गया है, तो एक दिन में बहुत ज़्यादा पढ़ाएंगे तो हो सकता है आपको रिकॉल भी ना रहे। अगर आपको कोई भी डाउट है अगर अभी भी, तो आपको कोई जस्ट परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको एक मैसेज डालना है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो हमारा नंबर है 9729741977 पे व्हाट्सएप पे। जो अगर आपको कोई भी डाउट है तो परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको एक मैसेज ड्रॉप कर देना है जहाँ भी आपको डाउट हो, या फिर किसी भी टॉपिक की आपको नई वीडियो चाहिए तो हमारे बैंकर्स लाइवलाइन चैनल के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको जो कॉमन कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आप इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दें, और हम वी आर हेयर टू हेल्प यू। बैंकर्स लाइवलाइन आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसके साथ साथ में अमनदीप जी का मैं फिर से एक बार और शुक्रिया करता हूँ कि हमें मौका दिया, उन्होंने इतना एक अच्छा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम करने का। और आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई। इस तरीके से हमने 2 दिन की जो फ्री क्लासेस जो हमने कंडक्ट की थी आज हमारा कंप्लीट करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट के अंदर पूछिएगा, या फिर ये नंबर आपको दे दिया है, या फिर बैंकर्स लाइफलाइन के किसी भी वीडियो पे कमेंट करके आप जो है अपना ये बताइएगा अगर कुछ भी पूछना हो तो। और अगर आपको क्लास मेरी पसंद आई है आज, अगर आपको लग रहा है ये फ्रूटफुल थी, तो प्लीज़ आप एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब तक मैंने कल आपको नहीं बोला था, अब मैं आज आपको कह रहा हूँ 2 दिन की हमारी क्लासेस हो गई है। अगर आपको लगता है ये फ्रूटफुल है, अच्छी क्लास है, तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा। और अगर आपको लगता है ये कोई वर्थ नहीं है इस क्लास का, तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ये मैं आपके छोड़ देता हूँ कि अगर आपको फ्रूटफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा इसको, या फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि ये जो क्लासेस आपको भी फ्री में प्रोवाइड हुई है वो और भी उसका लोग फ़ायदा उठा पाएँ। तो प्लीज़ ऐसा कीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।